Hello learners, through this video we are going to know the concept of micro teaching. इसे हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। इस वीडियो के द्वारा हम इसके अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मल क्लासरूम की कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं। नॉर्मल क्लासरूम में कई कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जाता है, कई स्किल्स का यूज किया जाता है, क्लास साइज भी ज्यादा होता है, क्लास का ड्यूरेशन ज्यादा होता है और कई दूसरी समस्याएं होती हैं। इन सभी के कारण एक टीचर ट्रेनी अपना स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि मोर कॉन्सेप्ट्स, मैनी स्किल, लार्ज क्लास साइज, लॉन्ग ड्यूरेशन, इनको कम कर दिया जाए। मोर कॉन्सेप्ट्स की जगह सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए, लॉन्ग ड्यूरेशन की जगह शॉर्ट ड्यूरेशन रखी जाए, मोर स्टूडेंट्स की जगह लेस स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए और कई स्किल की जगह सिर्फ एक स्किल का प्रयोग किया जाए। तो ऐसी टीचर टेक्निक जिसमें इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस किया जाता है उसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक जिसमें ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलताओं को रिड्यूस किया जाता है। जैसे जहां ज्यादा स्किल्स को पढ़ाया जाता है नॉर्मल क्लासरूम में, वहां माइक्रो टीचिंग में सिर्फ एक ही स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है। नॉर्मल क्लासरूम में कई कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग में उसको लिमिट करके सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है। नॉर्मल क्लासरूम का जो क्लास साइज है वो 40 होता है या उससे ज्यादा भी कई बार हो जाता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में सिर्फ 5 से 7 स्टूडेंट्स के सामने ही स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है। और जो नॉर्मल क्लासरूम का ड्यूरेशन 40 मिनट होता है, उसको भी रिड्यूस करके सिर्फ 5 से 7 मिनट में स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ये क्या है? ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसकी मदद से टीचर ट्रेनी अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं या स्किल को मास्टर करते हैं। इस मास्टर करने के लिए उनको 4S को फॉलो करना होता है। पहला एस क्या है? सिंगल कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, एक स्किल पर फोकस किया जाता है, कम समय में प्रैक्टिस किया जाता है और कम स्टूडेंट्स के सामने प्रैक्टिस किया जाता है। सो माइक्रो टीचिंग क्या है? एक टीचिंग टेक्निक और ट्रेनिंग मेथड है जिसकी मदद से जो टीचर ट्रेनी हैं, स्टूडेंट टीचर्स हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप और रिफाइन करते हैं। और किस तरह के एनवायरनमेंट में? कंट्रोल्ड और फोकस्ड एनवायरनमेंट में। इसमें क्या किया जाता है? टीचिंग प्रोसेस को टुकड़ों में तोड़ा जाता है या फिर उनको सेगमेंट्स में ब्रेक किया जाता है और स्टूडेंट्स को स्किल प्रैक्टिस करने दिया जाता है। उसके बाद उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट होता है। अब बहुत अच्छी तरीके से हम जान चुके हैं कि क्या है। ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है और इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको स्केल डाउन किया जाता है। स्केल डाउन का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस किया जाता है, उसके लेवल को कम किया जाता है। इसे हम मिनिएचर टीचिंग भी कहते हैं या फिर मिनिएचराइज्ड अप्रोच भी कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशंस को जानते हैं। पहली डेफिनेशन है D.W. एलन के वर्ड्स में। According to him, micro teaching is a scale down teaching encounter to class size and time. Now, what do you mean by scale down? Scale down means reducing the complexities. दो complexities को ये reduce करने को कह रहा है, वो क्या है? Class size और time. Now, next definition is given by Dr. B.K. Pasi. According to him, micro teaching is that teaching which is practiced in terms of definable, observable, measurable and controllable teaching skills. Now next definition is given by L.C. Singh. It is also similar to D.W. Allen's definition. ये क्या है? Micro teaching is a scale down teaching encounter in which a teacher teaches a small unit to a group of 5 pupils for a small period of 5 to 20 minutes. Generally 5 to 7 ही हमें रखना है। अब आप समझ गए होंगे कि रियल क्लासरूम में और माइक्रो टीचिंग की क्लासरूम में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मल क्लासरूम में स्टूडेंट्स 40 to 60 होते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग में 5 to 7 या 6 to 10 भी हो सकते हैं। नॉर्मल क्लासरूम में कई स्किल्स को प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग में एक समय पर एक क्लास में एक ही स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है।
नॉर्मल क्लास का ड्यूरेशन 40 to 45 मिनट्स होता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग का ड्यूरेशन 5 to 7 मिनट्स होता है। नॉर्मल क्लासरूम में इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ हमें तुरंत फीडबैक मिल जाता है। और क्या डिफरेंस है? रियल क्लासरूम में सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, रियल बच्चों के सामने हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग में हमारे पीयर्स ही एज अ स्टूडेंट बैठते हैं, तो सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। टीचिंग बहुत जटिल होती है रियल क्लासरूम में, लेकिन यहाँ पर टीचिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली सिंपल होती है। सुपरवाइजर का रोल बहुत ही वेग होता है। वेग मतलब क्लियर नहीं होता कि वह किस एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करेगा या किस स्किल को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन माइक्रो टीचिंग में सुपरवाइजर का रोल बहुत ही स्पेसिफिक होता है और बहुत ही क्लियर होता है। नॉर्मल क्लासरूम में पैटर्न ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन स्टडी नहीं किया जा सकता, मतलब कि क्लासरूम का इंटरेक्शन कैसा है उसको आप स्टडी और ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो टीचिंग के क्लासरूम इंटरेक्शन को आप बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अब हम इसकी कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स इसमें यूज होते हैं, वे सभी कंपोनेंट जिसमें यूज होते हैं। जैसे कि लाइक माइक्रो लेसन छोटे पार्ट होते हैं, तुरंत फीडबैक मिलता है, उसका एनालिसिस भी क्लास में ही होता है, और जो टीचर ट्रेनी है वो खुद अपनी प्रैक्टिस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और उसको रिवाइज करके मतलब चेंज करके फिर से प्रेजेंट करता है। रिपीटिशन भी होता है। नेक्स्ट है जो टीचर ट्रेनी है उसका स्किल डेवलपमेंट होता है, एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, और वेरिएशन होता है, मतलब कि हर जो माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो हर बार एक नई स्किल को प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को जानते हैं। पहली विशेषता क्या है कि एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, ट्रेनिंग डिवाइस है। दूसरी विशेषता है कि यह एक टीचर एजुकेशन की फील्ड में एक एक्सपेरिमेंट था जिसको प्रैक्टिस टीचिंग में यूज किया गया। तीसरी विशेषता जो हम बार बार रिपीट कर चुके हैं वो है स्केल डाउन। स्केल डाउन मीन जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको रिड्यूस किया जाता है। अब और भी विशेषताएं जो हम 3-4 बार दोहरा चुके हैं वो है एक समय पर एक ही स्किल प्रैक्टिस की जाती है, 5 से 10 स्टूडेंट्स के सामने प्रैक्टिस की जाती है, ड्यूरेशन भी 5 से 10 मिनट हो सकता है, एक समय पर एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, तुरंत फीडबैक मिलता है, फीडबैक इवन रिकॉर्डेड टेप्स के फॉर्म में भी मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द meaning, definition, components and characteristics of micro teaching. Thank you so much. Hello learners, through this video we will know the objectives, process, cycle, format, principles, merits and demerits of micro teaching. First we are going to know the objectives of micro teaching. इसे हम हिंदी में उद्देश्य भी कहते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है नई स्किल्स को सीखना, वो भी कंट्रोल्ड कंडीशंस में। कंट्रोल्ड कंडीशन से मेरा तात्पर्य कि क्लास में स्टूडेंट्स के फॉर्म में पीयर्स ही बैठते हैं, तो वो सिचुएशन एक तरह से कंट्रोल्ड मानी जाती है। रियल क्लासरूम कंडीशंस अनकंट्रोल्ड होती हैं, तो माइक्रो टीचिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? कंट्रोल्ड कंडीशंस में, और इन कंडीशंस में नई स्किल को सीखना काफी आसान बन जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो स्किल सीखी है उसको अप्लाई करना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ताकि उसको हम और अच्छे से सीख सकें। जब हम प्रैक्टिस करते हैं किसी स्किल को, उसके बाद हमें इमीडिएट फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा? सुपरवाइजर के द्वारा और पीयर्स के द्वारा भी। तो यही इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो टीचर ट्रेनी है उसको इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करना। इस प्रोसेस के द्वारा सीखना, अप्लाई करना और इमीडिएट फीडबैक करने से जो टीचर ट्रेनी है स्किल्स को मास्टर कर पाते हैं। तो वही इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल को सीखना, दूसरा अप्लाई करना, तीसरा इमीडिएट फीडबैक रिसीव करना, और इस प्रोसेस के द्वारा टीचर ट्रेनी स्किल्स को मास्टर कर पाते हैं, और इससे क्या होता है? उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, लर्निंग द स्किल फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, अप्लाइंग द स्किल और प्रैक्टिसिंग द स्किल, गेटिंग द इमीडिएट फीडबैक, मास्टरिंग द स्किल एंड गेनिंग कॉन्फिडेंस। इन दैट वे यू कैन रिमेंबर ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है, अब हम इसके प्रोसेस या स्टेप्स को जानते हैं। इसमें कुल 8 स्टेप्स होते हैं। पहला है
कि जो रिसोर्स पर्सन है या फिर जो टीचर एजुकेटर है स्किल को डिफाइन करता है। इस डिफाइनिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है, स्किल का मीनिंग एक्सप्लेन करना, उसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी बताना। तो स्किल डिफाइनिंग किसके द्वारा की जाती है, टीचर एजुकेटर के द्वारा स्किल को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टीचर एजुकेटर स्किल को डेमोन्स्ट्रेट भी करता है। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या आता है, स्किल के बिहेवियर्स को एक बार करके दिखाता है या एक बार स्टूडेंट्स के सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो टीचर ट्रेनी है, टीचर ट्रेनी माइक्रो लेसन प्लान तैयार करते हैं। इसके लिए एक सिंगल कॉन्सेप्ट वो चूज करते हैं जो कि स्किल में इजीली अप्लाई किया जा सके। फोर्थ स्टेप में जो माइक्रो लेसन प्लान तैयार किया है उसको एक स्मॉल ग्रुप के सामने 5 से 7 मिनट में प्रैक्टिस किया जाता है या फिर टीच किया जाता है। टीच करने के बाद क्या प्रोवाइड किया जाता है, फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक। ये फीडबैक कौन प्रोवाइड करेगा, टीचर एजुकेटर या पीयर्स। उसके बाद जो फीडबैक मिला है उसको ध्यान में रखते हुए एक नया प्लान तैयार किया जाता है या फिर जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। उन चेंजेस को फिर से प्रैक्टिस किया जाता है जिसको हम रीटीचिंग बोलते हैं। रीटीचिंग इन स्मॉल ग्रुप, अगेन जो रिवीजन किया जाता है प्लान में उसको फिर से प्रैक्टिस किया जाता है और उस प्रैक्टिस के बाद री इवैल्यूएशन या री फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से एक स्किल को मास्टर किया जाता है। इस प्रोसेस से जो टीचर ट्रेनी है स्किल की बारीकियों को समझ जाते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द स्टेप्स, skill defining, demonstration, plan, teach, feedback, replan, reteach, refeedback. Now let's understand its cycle. इसमें 6 steps होते हैं, प्रोसेस में 8 होते हैं और जो ऊपर के 2 स्टेप्स हैं उनको हटा दे तो वह एक साइकिल बन जाता है। इसमें कितने स्टेप्स आएंगे, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। प्लान में क्या होता है, टीचर ट्रेनी एक माइक्रो लेसन प्लान तैयार करता है किसी एक पर्टिकुलर स्किल के लिए, उस प्लान को प्रैक्टिस करता है, उसको हम टीच बोलते हैं, टीच सेशन। जो प्लान तैयार किया है उसको पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद उसको क्या प्रोवाइड किया जाता है, फीडबैक, या वो क्या रिसीव करता है, फीडबैक। फीडबैक के बाद जो फीडबैक में जो सजेशंस मिली होती हैं उन सजेशंस को ध्यान में रख के वह रीप्लान बनाता है, उसको फिर से रीटीच करता है और रीटीच के बाद उसको रीफीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। कई बार तो रीफीडबैक की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। नाउ लेट्स नो द फॉर्मेट ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। इसमें कुल मिला के 5 कॉलम्स होते हैं। पहला सीरियल नंबर, दूसरा स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपल्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी और कंपोनेंट्स। स्किल के कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम बिहेवियर्स भी बोल सकते हैं। हर स्किल में कुछ बिहेवियर डिजायरेबल होते हैं, वो डिजायरेबल बिहेवियर्स आपको यहाँ पर लिखने होंगे। स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी क्या होगी, जो ये वो बिहेवियर हैं जो एक स्टूडेंट टीचर क्लास में परफॉर्म करेगा। प्यूपल्स एक्टिविटी क्या होती है, प्यूपल्स का बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, ये पहले से लिखना होता है कि टीचर जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उस पर स्टूडेंट कैसे रेस्पॉन्ड करेगा या स्टूडेंट का रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर जो मेंशन किया जाएगा या ब्लैक बोर्ड कैसा दिखना चाहिए वो आप ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी कॉलम में लिख सकते हैं। और हर स्किल के अपने कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स को हम बिहेवियर भी बोलते हैं। बिहेवियर, ये बिहेवियर आपको यहाँ पर लिखने होंगे, राइट। अब हम जानते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन मतलब एक पूरे साइकिल को परफॉर्म करने में कितना समय लग सकता है, वो है 36 मिनट्स। प्लान से लेके री फीडबैक तक कुल मिला के 36 मिनट्स का टाइम यूटिलाइज होता है। मतलब आप समझ लीजिए एक स्किल को सीखने में सिर्फ 36 मिनट्स लगता है और नॉर्मल क्लासरूम में ये पॉसिबल नहीं है। हर स्किल को समझना, उसकी बारीकियों को समझना, उसके बिहेवियर्स को समझना 36 मिनट्स में पॉसिबल नहीं है। और ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन भी हो सकता है कि एक माइक्रो टीचिंग जो प्रोसेस है या साइकिल है उसमें कितना टोटल टाइम लगता है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। माइक्रो टीचिंग के क्या
प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब है क्या, सिद्धांत या रूल्स आपको फॉलो करना है, राइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि वाकई स्किल्स को मास्टर करना है तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है। पहला है, एक समय पर एक ही स्किल को प्रैक्टिस करना है, कम कंटेंट को चूज करना है और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस से ही कोई भी परफेक्ट बनता है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा सकते हैं, जैसे लाइक आप नए नए कॉन्सेप्ट्स लेके आइए, उसमें स्किल्स को यूज करिए। तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और वैरायटी ऑफ वेज में माइक्रो टीचिंग को यूज किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रिंसिपल है कि इसमें टीचर ट्रेनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए बिहेवियर्स के साथ स्किल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, या स्टूडेंट को क्या चाहिए कि वो तुरंत फीडबैक मांगे, राइट। इसका ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इसमें स्टूडेंट टीचर को तुरंत फीडबैक मिलता है। इससे स्टूडेंट खुद को भी इवैल्यूएट कर पाता है कि उसने कौन से बिहेवियर्स को अप्लाई किया और कौन से छूट गए और किस में सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट है, ये कंटिन्यूअस एफर्ट है। डेली प्लान बनाते हैं, पढ़ाते हैं, फीडबैक मिलता है। तो इस कंटिन्यूअस एफर्ट्स के थ्रू हम स्किल्स को मास्टर कर पाते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? इससे स्टूडेंट टीचर या टीचर ट्रेनी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सीखते ज्यादा है, नुकसान कम होता है, एक अच्छा एटीट्यूड डेवलप होता है। मतलब जब आपको रोज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलता है तो आपका एटीट्यूड भी सीखने के लिए पॉजिटिव बनता है। नेक्स्ट है, इससे आप लेसन प्लानिंग सीख जाते हैं, या फिर जब मैक्रो लेसन प्लान बनाते हैं तो आप जल्दी बना पाते हैं। जिसको माइक्रो लेसन प्लान बनाना आता है वो मैक्रो भी इजीली बना लेता है। फायदा क्या है? तुरंत फीडबैक मिलता है। नॉर्मल क्लासरूम में फीडबैक आपको कौन प्रोवाइड करेगा? नेक्स्ट है, स्किल्स सीख जाते हैं। कई स्किल्स होती हैं और उन पर एक टीचर ट्रेनी की मास्टरी हो जाती है और यह बहुत ही इकोनॉमिकल प्रोसेस है। इकोनॉमिकल मतलब इसमें समय भी कम बर्बाद होता है और उसमें कुछ रिसोर्सेज भी ज्यादा नहीं लगते हैं। इसके नुकसान क्या है? इससे हो सकता है क्रिएटिविटी हैम्पर हो जाए कि आप कुछ नया जो आप जानते हैं वो ट्राई ना कर पाए। टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि डेली ये प्रोसेस चलती है। जैसे लाइक कई स्किल्स हैं तो लगभग 1 महीना भी ये कंज्यूम कर सकता है। माइक्रो टीचिंग जो प्रोसेस है वो 1 महीना भी कंज्यूम कर सकता है। नेक्स्ट है, कम स्टूडेंट होने से कई बार इंटरेस्ट भी कम होता है कि आप एक छोटे से ग्रुप को पढ़ाते हो तो उसमें जो स्टूडेंट टीचर है उसका इंटरेस्ट भी कम हो सकता है। और एक रियलिस्टिक प्रोसेस नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर अपने ही पीयर्स को पढ़ाते हैं। जो रियल लर्नर्स हैं वो सिचुएशंस अलग होती हैं और जो रियल स्टूडेंट्स होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं। और जब हम रियल क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो हम वास्तविक परिस्थितियों को समझ सकते हैं। सो ये भी एक इसकी लिमिटेशन कही जा सकती है। लेकिन इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है कि माइक्रो टीचिंग एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। नए टीचर्स में स्किल डेवलप करने के लिए आज भी एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है माइक्रो टीचिंग। सो थैंक यू सो मच। So far we have known about the objectives, process, cycle and its format, merits and demerits of micro teaching. Thank you so much. Hello learners, through this video we are going to know about the phases of micro teaching. ये 3 होते हैं, pre-active phase, interactive phase and post-active phase. सबसे पहला फेज है प्री एक्टिव फेज। इसे हम नॉलेज एक्विजिशन फेज भी कहते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर टीचिंग स्किल के बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। यह टीचर एजुकेटर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद टीचर एजुकेटर उस स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन भी देता है या प्रदर्शन करता है ताकि स्टूडेंट टीचर्स उसके सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ सके। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उस स्किल के ऊपर चर्चा की जाती है और उसके कंपोनेंट्स का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद टीचर एजुकेटर स्टूडेंट से लेसन प्लान बनाने को कहता है और ये कहाँ होता है? सेकेंड फेज में, जिसे हम स्किल एक्विजिशन फेज या इंटरैक्टिव फेज भी कहते हैं।
इसमें स्टूडेंट टीचर्स माइक्रो लेसन प्लान तैयार करते हैं और एक सिम्युलेटेड कंडीशन में या फिर कंट्रोल्ड कंडीशन में अपने पीयर्स के सामने स्किल को प्रैक्टिस करते हैं या स्किल को प्रेजेंट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन के बाद स्किल का इवैल्यूएशन होता है। इसमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट टीचर है वो स्किल के कंपोनेंट्स को और बेहतर रूप से समझ सके। और यह पीयर्स भी दे सकते हैं, जो फीडबैक है या सजेशंस पीयर्स भी दे सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। प्राप्त सजेशंस के आधार पर पुनः लेसन प्लान तैयार किया जाता है या माइक्रो लेसन प्लान की रीप्लानिंग होती है। उस रीप्लानिंग को फिर से प्रैक्टिस किया जाता है, जिसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, रीप्रेजेंटेशन और रीटीच भी कहते हैं। इस रीटीच के बाद पुनः फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। कई बार तो फीडबैक की आवश्यकता ही नहीं होती है क्योंकि स्किल को मास्टर कर लिया जाता है। इसमें 6 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला है प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीफीडबैक। इस सिम्युलेटेड कंडीशन के बाद स्टूडेंट्स रियल क्लासरूम कंडीशंस में स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं। ये कहाँ होता है? थर्ड फेज में, जिसे हम ट्रांसफर फेज भी कहते हैं। इसे पोस्ट एक्टिव फेज भी कहा जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स वेरियस स्किल्स को इंटीग्रेट करके मैक्रो लेसन प्लान तैयार करते हैं और रियल क्लासरूम कंडीशंस में लेसन को प्रेजेंट करते हैं। इससे स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है जिससे वह स्किल्स को नॉर्मल क्लासरूम कंडीशंस में मास्टर कर सकें। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के द्वारा हमने माइक्रो टीचिंग के फेसेस को जाना। हमने जाना कि माइक्रो टीचिंग के 3 फेसेस होते हैं। पहला है नॉलेज एक्विजिशन फेज, जिसे प्री एक्टिव फेज भी कहा जाता है। दूसरा है स्किल एक्विजिशन फेज, इसे इंटरैक्टिव फेज कहते हैं। और तीसरा है ट्रांसफर फेज, इसे पोस्ट एक्टिव फेज भी कहा जाता है। थैंक यू सो मच। Hello learners, through this video we are going to know the skill of creating set induction. It is the first micro teaching skill. So what is set induction? It is made up of 2 words, set and induction. Set means a mental state of readiness and induction means bring it on. So it is the process of making the learners mentally ready to learn. ये बच्चों को मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है। So it has main 5 components: greeting and accepting the greeting, establishing rapport, ensuring facilities, linking with past experience, and link between introduction and main part. So let's know all these components one by one. First is greeting and accepting the greeting. इसमें टीचर को स्टूडेंट्स को ग्रीट करना होता है और स्टूडेंट्स की ग्रीटिंग को एक टीचर एक्सेप्ट करता है। और टीचर को यह भी जरूरी है कि कक्षा में कॉन्फिडेंट एंट्री करे। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है एस्टैब्लिशिंग रैपर्ट। एस्टैब्लिशिंग रैपर्ट का मतलब है बच्चों से संपर्क स्थापित करना। ये क्यों जरूरी है? टू डेवलप अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। बच्चे तभी सीखते हैं जब एक सकारात्मक संबंध टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द थर्ड वन इज एंश्योरिंग फैसिलिटीज। किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कई डिवाइस, टेक्निक्स या टूल्स का यूज कर सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? जैसे फोटोग्राफ, मैप, मॉडल, चार्ट, सैंपल्स, न्यूज़पेपर्स, apparatus ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, डायग्राम, ऑब्जेक्ट्स और कुछ डिवाइस जैसे स्टोरी आप नरेट कर सकते हैं, किसी घटना को बच्चों को सुना सकते हैं, कोई गेम खिला सकते हैं, पहेली पूछ सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, गाना गा सकते हैं या गाना सुना सकते हैं, किसी कविता को गा सकते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग बच्चों को दिखा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं। अब ये हमें उनके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर यूज करना होता है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है
कि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान का निर्माण होता है। लिंकिंग विथ पास्ट एक्सपीरियंस, दिस इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द स्किल। इसमें हमें ये जानना होता है कि जो नया टॉपिक है, जो न्यू टॉपिक है, उसके बारे में बच्चे पहले से क्या जानते हैं। सो वी नीड टू रिवाइव देयर प्रीवियस नॉलेज। उनका जो पूर्व ज्ञान है उसको हमें ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान को या न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बच्चों को एडजेक्टिव्स के बारे में सिखाना चाहते हैं तो वे नाउन के बारे में पहले से जान चुके होते हैं, तो हम नाउन का इस्तेमाल करके एडजेक्टिव टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि हम बच्चों को वर्षा के प्रकार या टाइप्स ऑफ रेनफॉल सिखाना चाहते हैं तो उन्हें रेनफॉल की जानकारी होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल करके हम उनको टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ाएंगे या इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है, यदि हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल सिखाना चाहते हैं, सो वी कैन यूज द नॉलेज ऑफ एंगल्स टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज लिंक बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड द मेन पार्ट। यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ द एम भी कहते हैं कि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करना होता है। तो प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर हम ये न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं या बच्चों के सामने कहते हैं। तो हम किस तरह से कहेंगे, स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन, और अनदर वे इज लेट्स स्टडी अबाउट द पोम कुकू रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो लिटरेचर में हमें यह भी इम्पोर्टेंट है कि हम उसका जो राइटर हैं, जो पोएट है, उनका नाम भी साथ में कहें और ये किस टाइप का लिटरेचर है वो भी हमें बताना होता है। लाइक वी आर गोइंग टू नो अ पोम and its title and the poet of this poem is this. In that way we can also introduce. So today let us know about the triangles. इस तरह से भी हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये माइक्रो लेसन प्लान का फॉर्मेट है। इसमें प्रेजेंटेशन के 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकेंड स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपल्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड और कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी में हम जो एक्टिविटी स्टूडेंट टीचर परफॉर्म करने वाला है इस स्किल में, उसको हम मेंशन करते हैं। लाइक ग्रीटिंग, किस तरह से टीचर स्टूडेंट को ग्रीट करेगा, किस तरह से रैपर बिल्ड करेगा, किस तरह से प्रीवियस नॉलेज को रिवाइव करेगा और कैसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेगा, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर मेंशन करना होता है। और जो स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स है उसको प्यूपल्स एक्टिविटी में लिखा जाता है। ब्लैक बोर्ड पर आप क्या लिखेंगे, इस स्किल के दौरान आप ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करेंगे वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। और जो 5 कंपोनेंट्स हैं वो हम कंपोनेंट्स के कॉलम में लिखते हैं। एंड फॉर द स्किल ओनली 5 मिनट्स आर टेकन। सिर्फ 5 मिनट में हमको ये स्किल परफॉर्म करनी होती है। ये एक माइक्रो लेसन प्लान का एक सैंपल है। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इज द ग्रीटिंग। इस तरह से टीचर स्टूडेंट को ग्रीट कर सकता है। उसके बाद आप जैसे बच्चों से बातचीत करने के लिए कौन सी लाइन का यूज करेंगे वो भी आप लिख सकते हैं, लाइक हाउ आर यू ऑल। उसके बाद उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ आप प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्नों के आधार पर आप जो न्यू टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ द एम भी कहते हैं। यहाँ किस तरह से एम को स्टेट किया गया है, लाइक स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अर्थक्वेक्स इन डिटेल। इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड कैसा दिखेगा। तो उसमें ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ आपको जो टॉपिक है वो मेंशन करना होता है। ये एक लैंग्वेज के टॉपिक का ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है। इसमें जो टॉपिक है वो भी लिखा गया है और ये किस टाइप का लिटरेचर है या फिर किस मतलब जैसे लाइक ये प्ले है तो प्ले को आपको ब्रैकेट में मेंशन करना होगा और ये किसके द्वारा लिखा गया है वो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। ये सब्जेक्ट का ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है। लाइक मिडिवल पीरियड के बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं तो वो टॉपिक आपको बोलते बोलते ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। सो थैंक यू सो मच। इन थ्रू दिस वीडियो वी हैव नोन अबाउट द स्किल ऑफ set, induction and introduction. Thank you so much. Hello learners, through this video we are going to know skill of using blackboard. Blackboard क्या है? ये एक large, flat और usually rectangular surface है जिसके ऊपर चौक के द्वारा लिखा जाता है
और स्किल का मतलब है इसको यूज करने की योग्यता, और द एबिलिटी टू यूज इट विथ परफेक्शन। अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वे बिहेवियर जो इसको यूज करने के लिए रिक्वायर्ड है। ब्लैक बोर्ड को यूज करने के लिए कौन कौन से जो बिहेवियर्स हैं वो रिक्वायर्ड है। सबसे पहला है क्लैरिटी इन राइटिंग। क्लैरिटी इज एसोसिएटेड विथ राइटिंग ऑफ लेटर और वर्ड्स, मतलब कि आपके जो अक्षर हैं वो श्यामपट्ट पर या ब्लैक बोर्ड पर कैसे हैं। पहली चीज, जो अक्षर हैं वो स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। दूसरे, उनकी जो लेंथ और विड्थ है वो सेम होनी चाहिए। तीसरा, जो साइज है, लेटर्स का साइज एप्रोप्रिएट या उपयुक्त होना चाहिए। इसका मतलब है जो कक्षा की जो लास्ट रो में बैठे हुए जो बच्चे हैं उनको वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। नेक्स्ट है सफिशिएंट स्पेस बिटवीन लेटर। हर अक्षर अलग अलग दिखाई देना चाहिए, ना ज्यादा चिपके हो और ना ज्यादा ही दूर हो। नेक्स्ट है सफिशिएंट स्पेस बिटवीन वर्ड्स। जो शब्द हैं उनके बीच में पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लैरिटी इज एसोसिएटेड विथ क्लैरिटी इन राइटिंग लेटर्स एंड वर्ड्स है। दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस में जो पहला बिहेवियर वो है जब भी ब्लैक बोर्ड को यूज करें उसको पहले क्लियर करना चाहिए। जब भी आप क्लास में ब्लैक बोर्ड यूज करने वाले हैं उसको ये देखें कि वो पहले से साफ है कि नहीं। दूसरी चीज है कि जो आप लाइंस में लिख रहे हैं वो स्ट्रेट लाइंस में लिखें, ना वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए और ना ही वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पहली बार ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो या तो हम ऊपर की तरफ लिखते हैं, ऊपर की तरफ लिखते चले जाते हैं, और या फिर वो नीचे की तरफ जो लाइंस है वो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी लाइंस है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। दूसरी चीज है कि जो दो लाइंस है उनके बीच में पर्याप्त डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस हो। तीसरा, ओवर राइटिंग को अवॉइड करना है, कभी भी लिखे हुए के ऊपर नहीं लिखना है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अनवांटेड थिंग्स। समय समय पर जो अनवांटेड चीजें हैं जिनको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं उनको साफ करते रहना चाहिए। तो ये कुछ क्लेanलीनेस से रिलेटेड बिहेवियर है। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। जो भी श्यामपट्ट पर हम लिखें वो सीक्वेंस में लिखें। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ाते हैं उसी सीक्वेंस में हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए या ब्लैक बोर्ड को यूज करना चाहिए। एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि एक के बाद दूसरा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो पहला पॉइंट है वो ब्लैक बोर्ड के अंत में लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एक कंटिन्यूएशन में आपको लिखना, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। नेक्स्ट, ब्लैक बोर्ड पर सब कुछ नहीं लिखा जाता है, जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको ही लिखा जाता है। तो जो ब्लैक बोर्ड पर जो वर्क है वो शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए या फिर कलर्ड चॉक से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। कलर्ड चॉक्स का इस्तेमाल करें जिससे वो ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो इंटरेस्टिंग बने बच्चों के लिए। डायग्राम्स को लेबल करना चाहिए और डायग्राम्स को बहुत ही सफाई से बनाना चाहिए। नेक्स्ट, आप स्टूडेंट्स को भी ब्लैक बोर्ड वर्क में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये भी एक ब्लैक बोर्ड का एक बिहेवियर है, ब्लैक बोर्ड यूजिंग का एक बिहेवियर है। सो दीज आर द मेन 3 components and the behaviors related to these components. अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं वे हम जानते हैं। पहला, कि जो ब्लैक बोर्ड है वो फ्लोर से 3 फीट ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज, जो टीचर का स्टैंडिंग पोजीशन है वो 45 डिग्री एंगल का होना चाहिए। ऐसा पूरी तरह से आप ब्लैक बोर्ड को फेस करते हुए ना खड़े हो, थोड़ा सा टिल्टेड खड़े हो ताकि आप स्टूडेंट्स को समय समय पर देखते रहें। नेक्स्ट है डस्टर की सहायता से आप ब्लैक बोर्ड को साफ करें। चौक की आवाज नहीं आनी चाहिए। यदि चौक की आवाज आती है तो आप थोड़ा सा चौक को तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद लिखेंगे तो वो चौक की जो नॉइस है वो बंद हो जाती है। नेक्स्ट है बोल बोल कर लिखें। नेक्स्ट, लिखते समय स्टूडेंट्स पर भी ध्यान दें। लाइट का अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। कई बार ब्लैक बोर्ड शाइन करता है तो आपको ये थोड़ा सा दूरी पर जाके देखना है कि स्टूडेंट्स उसको प्रॉपरली देख पा रहे हैं कि नहीं, कहीं ब्लैक बोर्ड शाइन तो नहीं कर रहा है।
और लेटर्स जो आपने लिखे हैं वो क्लियर हैं और प्रॉपर हैं कि नहीं। प्रॉपर का मतलब है इतने बड़े आकार के होने चाहिए कि कक्षा की जो लास्ट बेंच है उस पर बैठे हुए बच्चे भी उनको देख सकें। कलर्ड चॉक्स का यूज करना चाहिए और साफ, जो आपकी जो भाषा है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि वो देखें और सुन के भी उसको समझ सकें। आइए हम एक ब्लैक बोर्ड समरी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये सैंपल समरी है। इसमें ब्लैक बोर्ड के डिवीजन को आप देख सकते हैं। एक और जो लेफ्ट साइड है उसमें आप जो टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं उनकी एक समरी को देख सकते हैं। जो भी टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको हमें लेफ्ट साइड पर लिखना होता है और जो ब्लैक बोर्ड के बीच का पोर्शन है उसको हम एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद हम इसको रब कर सकते हैं और सेकेंड टीचिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। और डायग्राम के लिए आप एक साइड को यूज कर सकते हैं, लाइक जो राइट साइड है वो आप डायग्राम बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम इसके लेसन प्लान को जानते हैं कि ये एक ब्लैक बोर्ड राइटिंग का एक एग्जाम्पल है। इसमें जो टीचर्स बिहेवियर का कॉलम है उसमें जो भी आप कहेंगे वो आप लिख सकते हैं और ब्लैक बोर्ड के कॉलम में क्या आएगा, जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे वो ब्लैक बोर्ड के कॉलम में आएगा। और स्टूडेंट्स से जो आप अपेक्षा रखते हैं, जो स्टूडेंट्स का जो एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स है वो आप स्टूडेंट्स बिहेवियर कॉलम में लिख सकते हैं। और कंपोनेंट्स में वही तीन कंपोनेंट्स है, क्लैरिटी, क्लीनलीनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस। उनके जो बिहेवियर्स हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब ये है एक टैली शीट का एग्जाम्पल। आपके बिहेवियर को इस ऑब्जर्वेशन शीट में इवैल्यूएट किया जाएगा या फिर यहाँ पर आपके बिहेवियर की या फिर जो आपका जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस को रेट किया जाएगा। ये एक दूसरा ब्लैक बोर्ड समरी का एग्जाम्पल है। इसमें एक और आप टीचिंग पॉइंट्स को देख सकते हैं। इसको हम ब्लैक बोर्ड समरी भी बोलते हैं। बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम एक्सप्लेनेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि सब कुछ नहीं लिखा गया। जो मेन की टर्म्स हैं, जो मेन टर्म्स या की टर्म्स हैं उनके द्वारा एक मीनिंग को समझाया गया है। और हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप भी आप बना सकते हैं ताकि बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ब्लैक बोर्ड पर हम सब कुछ नहीं लिखते हैं। और ये एक माइक्रो स्केल का एग्जाम्पल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें आप ब्लैक बोर्ड कॉलम को बड़ा देख रहे होंगे तो ऐसा भी बनाया जा सकता है कि आपका जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो कैसा दिखेगा। तो एक और आप टीचिंग पॉइंट्स देख रहे हैं और दूसरी ओर आप ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं। So thank you so much. Hello friends, I welcome you to the channel. In this video we are going to discuss about explanation skill. इसे हम व्याख्या कौशल भी कहते हैं। Explaining does not mean repetition. Explain का अर्थ दोहराना नहीं है। Explaining means to make something clear or easy to understand or to make concept simple. Explain करने का अर्थ है किसी कॉन्सेप्ट को सरल बनाना, स्पष्ट बनाना और समझने में आसान बनाना। To explain is to make plain, clear. एक्सप्लेन करने का अर्थ है उसको प्लेन बनाना, एक समान बनाना और स्टूडेंट्स के लिए स्पष्ट बनाना। आज हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। मान लीजिए मुझे ये टॉपिक स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो सबसे पहले मुझे इसकी की पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे और उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो स्टूडेंट्स की माइंड वोकैबुलरी में नहीं है या जो स्टूडेंट्स की समझ से परे हैं, और उनके मीनिंग मुझे फाइंड आउट करने होंगे। प्रॉपर लिंक्स यूज करनी होगी और जब ऐसा करने के बाद स्टूडेंट्स के सामने मैं प्रेजेंट करूंगी तभी मैं कह सकती हूँ कि मैंने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्सप्लेन करने का अर्थ क्या है। एक्सप्लेन करने का अर्थ है जो डिफिकल्टी है उसको सॉल्व करना या डिफिकल्टी को रिड्यूस करना। तभी हम कह सकते हैं कि हमने स्टूडेंट्स को कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। हमें स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी या एज को कंसिडर करना है व्हाइल टीचिंग देम। उनके प्रीवियस नॉलेज या प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करना है।
स्टूडेंट की एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को यूज करना है और उनके ज्योग्राफिकल एरिया या कल्चरल कंटेक्स्ट को भी ध्यान में रखना है। जब हम इन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करके टीच करते हैं तब उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और जब इन फैक्टर्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं तब उनकी अंडरस्टैंडिंग अफेक्ट होती है। अब हम इसके कंपोनेंट्स को जानते हैं। इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, डिजायरेबल बिहेवियर वाले कंपोनेंट्स और अनडिजायरेबल बिहेवियर वाले कंपोनेंट्स। डिजायरेबल बिहेवियर वो कंपोनेंट्स हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, और अनडिजायरेबल बिहेवियर वाले कंपोनेंट्स वे हैं जो आपको नहीं करना है या आपके लिए अनडिजायरेबल है। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे। पहला है बिगनिंग स्टेटमेंट, प्रारंभिक कथन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन से पहले हमें एक बिगनिंग स्टेटमेंट देना चाहिए। हमें लिंक वर्ड्स का यूज करना चाहिए ताकि उनकी जो डिफिकल्टी है उसको हम रिड्यूस कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें। थर्ड है, हमें स्टिमुलेटिंग क्वेश्चंस पूछना चाहिए एक्सप्लेनेशन के दौरान ताकि हम उनकी थिंकिंग को चैनलाइज कर सकें, उनको सोचने के लिए मजबूर कर सकें। फोर्थ है कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्सप्लेनेशन के उनको सभी को हमें कवर करना चाहिए। कोई भी एसेंशियल पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, इससे उनका एक्सप्लेनेशन नहीं तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। और फिफ्थ है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए, और जो भी पढ़ाया है उसको समरी के फॉर्म में फिर से कहना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। कुछ कंपोनेंट जो अनडिजायरेबल हैं वो हैं इररिलेवेंट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट्स टॉपिक से रिलेटेड नहीं है उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए, इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। फ्लुएंटली बोलना चाहिए, एक फ्लो में लॉजिकल सीक्वेंस में बोलना चाहिए, और इनएप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, वेग वर्ड्स और फ्रेजेस को के यूज से हमें बचना चाहिए। इस स्किल को यूज करने से पहले कुछ बातें हमें ध्यान देनी होंगी, जैसे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो, न्यू टर्म्स जो टॉपिक में यूज किए गए हैं उनकी जानकारी हमें हो, सभी पॉइंट्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना चाहिए, या ये देखना है कि टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट्स दिए हैं वो लॉजिकल सीक्वेंस में है कि नहीं। सूटेबल एग्जाम्पल्स हमें फाइंड आउट करना चाहिए, और एक्सप्लेन करते समय हमें वॉइस मॉड्यूलेट करना आना चाहिए। अब हम इन कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं। पहला कंपोनेंट है बिगिनिंग स्टेटमेंट, टू गेन स्टूडेंट्स अटेंशन, अराउज इंटरेस्ट एंड क्रिएट रेडीनेस। बिगिनिंग स्टेटमेंट इसलिए देना चाहिए ताकि हम उनके ध्यान को केंद्रित कर सकें, रुचि को जागृत कर सके और उनको सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर सके। इसका एग्जाम्पल है जैसे लेट अस सी हाउ अ ड्राई सेल फंक्शंस। इट कैन बी अ बिगिनिंग स्टेटमेंट टू मेंटली प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू लर्न। सीखने के लिए तैयार करने के लिए हमें एक बिगिनिंग स्टेटमेंट देना होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी। इन दैट वे वी कैन हैव अ बिगिनिंग स्टेटमेंट। सेकेंड कंपोनेंट है यूज ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स। हमें ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस या मीनिंग को यूज करना चाहिए जिससे एक्सप्लेनेशन इफेक्टिव बने, और हमें शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज करना चाहिए। हमें उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए टफ हैं, उनके मीनिंग्स हमें फाइंड आउट करना चाहिए, और वहां हमें लिंक्स को यूज करना चाहिए। लाइक ये सभी फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं ताकि एक्सप्लेनेशन को हम इफेक्टिव बना सकें। Like the result of, the consequence of, due to, this is how, in order to, since, because, such that, hereafter and all. एक एग्जाम्पल है the cause of body falling towards earth is the gravitational force. The cause of, ये आपने लिंक का यहाँ पर यूज किया है। नेक्स्ट कंपोनेंट है कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछकर आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हैं, या जितने भी पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आप पूछ के सभी एसेंशियल पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। इसमें एक और बात ध्यान देने योग्य है कि टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको एक्सप्लेनेशन में इंक्लूड करना होगा।
नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टिमुलेटिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको पूछने हैं जिससे आप उनको सोचने के लिए मजबूर कर सके, लेकिन आंसर आपको खुद ही देना है। डिस्क्राइब आपको स्वयं करना, सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। डू यू नो हाउ इट वर्क्स, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन वो कैसे काम करता है या कैसे काम करती है वो आपको ही एक्सप्लेन करना होगा, आपको डिस्क्राइब करना होगा। ये सिर्फ इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आप उनके अटेंशन को ग्रैब कर सकें या उनको सोचने के लिए मजबूर कर सकें। दिस इज एन एग्जाम्पल, हाउ एंड व्हाई इट स्टार्ट्स, देन यू विल गिव द आंसर। लास्ट डिजायरेबल कंपोनेंट है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। यहाँ आपको समरी के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन को लास्ट में रखना होगा। जो भी पॉइंट्स आपने डिस्कस किए हैं उसको समरी के फॉर्म में कहना होगा और यही आपके एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ ड्राई सेल, it can be said that these are the various reactions that are involved in the working of a dry cell। आपको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्लास में एक्सप्लेनेशन के बाद में जरूर कहना है ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए कि उन्होंने क्या सीखा। कंक्लूजन को इस फॉर्म में भी आप कह सकते हैं। इसमें प्लान रिपीटिशन को भी इंक्लूड किया जाता है। जो भी आपने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसको समरी के फॉर्म में 1 बाय 1 आप रिपीट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक समरी मिल सके या फिर वो मेन पॉइंट्स को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सके। अब हम अनडिजायरेबल बिहेवियर्स के बारे में जानते हैं जो आपको नहीं करना है। पहला है इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स एक्सप्लेनेशन के बीच में यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग अफेक्ट हो सकती है। लाइक कुछ टीचर्स के मैनरिज्म भी बन जाते हैं, लाइक ओके ओके, यू सी, करेक्ट एक्सेट्रा, तो ये बीच में अवॉइड करना है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लुएंसी। बीच में बड़े बड़े पॉजेस नहीं लेना है, अननेसेसरी ब्रेक्स नहीं लेना है, क्योंकि इससे फ्लो इफेक्ट होता है या फ्लुएंसी इफेक्ट होती है। आपको करना क्या है, सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, इजी फ्लो ऑफ आइडियाज पर ध्यान देना, इनएप्रोप्रिएट वोकैबुलरी आपको यूज नहीं करना है। लैकिंग इन कंटिन्यूटी, ये भी अनडिजायरेबल बिहेवियर है। ऐसे स्टेटमेंट्स को यूज नहीं करना है जो लॉजिकली टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो। इनएप्रोप्रिएट वोकैबुलरी में ये कुछ वेग वर्ड्स या फ्रेजेस भी इंक्लूड होते हैं। कई बार हमें मैनी, मच के बीच में डिफरेंस पता नहीं होता है और इनकी वजह से भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन टर्म्स का जो कॉमनली यूज किए जाते हैं इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अब हम माइक्रो लेसन प्लान को जानते हैं कि इस स्किल का माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनेगा। आप देखिए यहाँ पर बिगनिंग स्टेटमेंट भी है और यहाँ पर स्टिमुलेटिंग क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, लेकिन आंसर टीचर नहीं दिया है क्योंकि यहाँ टीचर्स एक्टिविटी में वो लिखा है। यहाँ पर एक्सप्लेनिंग लिंक्स का भी यूज किया गया है, लाइक लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम यू नो एज अ रिजल्ट ऑफ दस। ये कुछ एक्सप्लेनिंग लिंक्स यहाँ पर यूज की गई है और लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी यूज किया है। तो इस तरह से आपको लेसन प्लान इस स्किल के लिए बनाना होगा। थैंक यू सो मच। Hi learners, through this video we are going to know the skill of illustrating with examples। कई बार कुछ कॉन्सेप्ट, प्रोसीजर्स या आइडियाज ऐसे होते हैं जो बच्चों के ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस में नहीं होते हैं और जिन्हें एक्सप्लेनेशन के द्वारा सिखाया नहीं जा सकता है। वहाँ पर बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है कुछ एक्स्ट्रा होती है जिसे हम इलस्ट्रेट करके पूरा कर सकते हैं। इलस्ट्रेट करने का अर्थ है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स का यूज करना जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके। इलस्ट्रेशन is the use of examples to make ideas more concrete. It can be defined as the selection of examples relevant to the topic to be taught to pupils। मतलब ऐसे examples का चुनाव करना जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हों। इसके मेन दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है बच्चों के आइडियाज को क्लियर करना और उनकी समझ को टेस्ट करना। अब इसके कंपोनेंट्स को हम जानते हैं। पहला कंपोनेंट है सिंपल एग्जांपल्स का चुनाव करना।
सिंपल एग्जाम्पल्स का अर्थ है वो एग्जाम्पल्स जो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड हैं। अब ये आपको देखना होगा कि एज बच्चों की क्या है, किस क्लास में है और उनका मैच्योरिटी लेवल क्या है। क्लास 9th के लिए जो एग्जाम्पल सिंपल होगा, हो सकता है वह एग्जाम्पल क्लास 6th के लिए सिंपल ना हो। तो सिंपल एग्जाम्पल्स का चुनाव करते समय आपको इन 4 पॉइंट्स को कंसिडर करना है। पहला है बच्चों का एज लेवल, दूसरा ग्रेड लेवल, प्रीवियस एक्सपीरियंस और उनका फैमिली बैकग्राउंड। इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जो एग्जाम्पल आपने दिया है वह बच्चों के लिए सिंपल है? बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब दे सकेंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पर शो किया है, आप इसको वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट है इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देना। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाया जाए और उनके अटेंशन को सस्टेन किया जाए। इंटरेस्टिंग भी कई फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है या फैक्टर से रिलेटेड होता है। पहला है, जो एग्जाम्पल क्लास 6th के बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग होगा शायद वो क्लास 11th के बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग ना हो। तो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल चुनते समय भी आपको इन 3 फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा। पहला बच्चों का एज लेवल, ग्रेड लेवल और मैच्योरिटी लेवल। इसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं? बच्चों के अटेंटिव बिहेवियर से, एंथुजियाज्म और ईगरनेस से। तीसरा कंपोनेंट है रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। ये वे एग्जाम्पल्स होते हैं जो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट या रूल से रिलेटेड होते हैं या जिनमें कॉन्सेप्ट और रूल को अप्लाई किया जा सकता है और जिनके माध्यम से कॉन्सेप्ट या रूल को एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो मीडियम से रिलेटेड है। 2 तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, एक होता है वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल के एग्जाम्पल्स हैं लाइक स्टोरी, पोम, आर्टिकल, जोक, एनेक्डोट। इनको आप कह के भी समझा सकते हैं। दूसरा है जिसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते, जिसमें हम कुछ विजुअल्स डिस्प्ले करते हैं या दिखाते हैं लाइक मॉडल, पिक्चर, मैप, रियल ऑब्जेक्ट्स, डेमोन्स्ट्रेशन। नॉन वर्बल के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे साइंस में आप फ्लावर्स, ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं। कॉमर्स में आप कैश बुक, चेक, बैंक फॉर्म्स एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं। सोशल साइंस में कॉइन्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स आदि यूज कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी में पिक्चर, चार्ट्स एक्सेट्रा। और वर्बल मीडिया है लाइक स्टोरी, एनालॉग, पोम एक्सेट्रा। अब ये जो एग्जाम्पल्स या मीडिया आपने चूज किए हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब है बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ग्रेड, मैच्योरिटी और कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यदि ये फैक्टर्स कंसिडर करके हम एग्जाम्पल्स को नहीं चुनते हैं तो वो शायद बच्चों के लिए उपयुक्त ना हो और वो इफेक्टिव भी नहीं होंगे। 7th है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में हम सिंपल, इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट एग्जाम्पल्स की मदद से बच्चों को जनरलाइजेशन तक पहुंचने में मदद करते हैं। इसमें टीचर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स देता है जिससे बच्चे स्वयं कॉन्सेप्ट को समझ सकें या कॉन्सेप्ट तक आ सकें या जनरलाइज कर सकें। इसे हम स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच भी कहते हैं। यह इंडक्टिव अप्रोच का एक एग्जाम्पल है। दूसरा अप्रोच है डिडक्टिव अप्रोच। इसे हम जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी कहते हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट, आइडिया और फैक्ट को समझा देते हैं और बच्चों से एग्जाम्पल्स पूछते हैं जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो। इससे जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों के लिए क्लियर हो जाता है। ये डिडक्टिव अप्रोच का एग्जाम्पल है। इंडक्टिव अप्रोच में टीचर बच्चों की जनरलाइजेशन तक पहुंचने में मदद करता है या करती है और डिडक्टिव अप्रोच में टीचर कॉन्सेप्ट को समझा देता है और स्टूडेंट्स से एग्जाम्पल्स मांगता है या स्टूडेंट से एग्जाम्पल देने के लिए कहता है। 8th है, इस स्किल में स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जितना होगा बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही बढ़ेगी। अब मैं आपके सामने एक माइक्रो लेसन प्लान प्रेजेंट कर रही हूँ।
इसको आप समझ सकते हैं। इस स्किल का माइक्रो लेसन प्लान कुछ इस तरह से होगा। So I hope you have understood the skill of illustrating with examples. Thank you so much. Hello friends, welcome to my channel. आज के इस वीडियो में हम स्टिमुलस एंड वेरिएशन स्किल को डिस्कस करेंगे। इसे हिंदी में उद्दीपन परिवर्तन कौशल भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इन दो टर्म्स को समझते हैं, स्टिमुलस और वेरिएशन। स्टिमुलस मीन्स एनी एक्शन और बिहेवियर ऑफ अ टीचर that evokes a response or reaction in students। ये टीचर के वे व्यवहार या क्रियाएं होती हैं जो स्टूडेंट्स को रेस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करती हैं या स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स या रिएक्शन को इवोक करती हैं या बढ़ाती हैं। वेरिएशन मीन्स वैरायटी ऑफ एक्शंस एंड बिहेवियर्स ऑफ अ टीचर। यहाँ हर बार टीचर नए बिहेवियर या एक्शन का यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स और रिएक्शन को बढ़ा सके या स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट और एंगेजमेंट है उसको क्लास में बनाए रखें। स्टिमुलस मीन्स बिहेवियर्स एंड एक्शन विच इवोक स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स एंड वेरिएशन मीन्स वैरायटी ऑफ एक्शंस एंड बिहेवियर विच कैन इवोक स्टूडेंट्स रिएक्शन और रेस्पॉन्स। वैरायटी में इसलिए यूज करना है क्योंकि यदि हम सेम टाइप ऑफ एक्शन और बिहेवियर बार बार यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स सेम नहीं होगा या रेस्पॉन्स धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिससे हम स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट और अटेंशन को क्लास में बनाए रख सकते हैं। इट इज अ क्रूशियल स्किल दैट कीप्स स्टूडेंट्स एंगेज्ड एंड अटेंटिव ड्यूरिंग क्लास। यहाँ टीचर वेरियस अटेंशन ग्रैबिंग बिहेवियर पैटर्न्स को यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और फोकस को बनाए रखें। दीज आर टीचर्स वेरियस अटेंशन ग्रैबिंग बिहेवियर पैटर्न्स टू सस्टेन इंटरेस्ट एंड फोकस। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं या पर्पस को जानते हैं। सबसे पहला उद्देश्य इसको यूज करने का है टू सस्टेन द अटेंशन ऑफ द लर्नर, विद्यार्थियों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए या ध्यान को बनाए रखने के लिए। दूसरा है स्टूडेंट्स को टॉपिक समझने में मदद करना, टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। थर्ड इज टू स्टिमुलेट द स्टूडेंट्स को सीखने के लिए उत्तेजित करना या स्टिमुलेट करना। एंड फोर्थ इज टू इंक्रीज देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंथुसियाज्म एंड स्पिरिट ऑफ स्टडी एंड टू अवॉइड बोर्डम। इसका यूज इसलिए भी किया जाता है ताकि स्टूडेंट के एंथुसियाज्म और एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ा सके और उनकी जो बोरियत है उसको हम दूर कर सके। अब हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है टीचर्स मूवमेंट। यहाँ टीचर पर्पसफुली क्लास में मूव करती है ताकि पूरी क्लास को कवर कर सके और स्टूडेंट्स के साथ एक बेहतर रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके। टीचर्स ओवरऑल मूवमेंट with the purpose of covering the whole class and creating better and more intimate relationship। कुछ specific of aims भी हैं like to write on the board। टीचर इसलिए भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं ताकि वो बोर्ड पर लिख सकें, किसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकें, चार्ट या मॉडल पर कुछ पॉइंट आउट कर सकें और जब स्टूडेंट रेस्पॉन्स दे रहे हो किसी क्वेश्चन का तो उन पर ध्यान दे सके या उनके रेस्पॉन्स को ठीक से सुन सके। और टीचर इसलिए भी फ्रीली मूव करते हैं ताकि स्टूडेंट्स के अंदर जो डर है उसको कम कर सके और स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेक कर सके और कंट्रोल कर सके। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है, एक्सप्लेनेशन के टाइम हमें मूव नहीं करना है। नो एक्सप्लेनेशन व्हेन वॉकिंग अराउंड ऑल द टाइम। नाउ लेट्स नो द सेकंड component that is gestures by movement of head, hand and body। इसका मेन एम है टू इंडिकेट साइज एंड शेप। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? साइज या शेप को हाथों के द्वारा बताना। वी मूव हैंड एंड फिंगर्स टू डिस्क्राइब थिंग्स, मेजरमेंट्स एक्सेट्रा। हम उंगलियों को, हाथों को पर्पसफुली इसलिए मूव करते हैं ताकि हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर सके, मेजरमेंट्स को शो कर सके। हम क्लास में क्लैप करते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकें
or to show happiness or wonder, etc. Now the third component of this skill is focusing. We use this component to make them understand a particular object, word, idea, rule और generalization. हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वर्ड, आइडिया, रूल या जनरलाइजेशन पर उनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए इस कंपोनेंट का यूज करते हैं. यहाँ हम बोल सकते हैं इधर ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, या मुझे ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली, पे अटेंशन हियर. कुछ हम सेंटेंस या कुछ फ्रेज बोलकर उनके जो अटेंशन है उसको सस्टेन कर सकते हैं, अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ फोर्थ कंपोनेंट इज चेंज इन स्पीच पैटर्न. हमको स्पीच पैटर्न में चेंजेस लाना चाहिए. ये इसका यूज हम इमोशंस को शो करने के लिए कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जोर देने के लिए कर सकते हैं, सडनली या रेडिकली हम अपनी टोन, वॉल्यूम या स्पीड में चेंजेस ला सकते हैं ताकि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टूडेंट के अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके. नेक्स्ट है हम बीच बीच में तेज बोल सकते हैं ताकि जो बैक बेंचर्स हैं उनको ध्यान से सुनाई दे, लेकिन हमें इतना तेज भी नहीं बोलना है कि आगे के जो बेंच पे बच्चे बैठे हैं वो शॉक्ड हो जाएं. फिफ्थ कंपोनेंट इज चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल. अंतःक्रिया के जो स्टाइल है उसमें चेंज करना. टीचर क्लास के साथ इंटरेक्ट करे, टीचर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करे, या दो स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन आप करवा सकते हो, या टीचर और एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट आप कर सकते हैं. यदि ये इंटरेक्शन पैटर्न में चेंजेस आप लाते हैं तो बच्चों का जो ध्यान है वो क्लास में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बना रहता है. हमेशा एक ही स्टाइल को जब हम यूज करते हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं. तो हमें रेगुलरली या हमेशा इंटरेक्शन स्टाइल में वेरिएशंस लाने चाहिए. टीचर पूरी क्लास से इंटरेक्ट कर सकते हैं या टीचर किसी एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट और स्टूडेंट का इंटरेक्शन आप करा सकते हैं, टीचर किसी पर्टिकुलर ग्रुप इन अ क्लास के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं. सिक्स्थ कंपोनेंट इज पॉजिंग. बोलते बोलते बीच में रुक जाइए. इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स में सस्पेंस क्रिएट होगा और वो सोचने लग जाएंगे, या फिर जो वो अनडिजायरेबल बिहेवियर कर रहे होंगे वो रुक देंगे, और इससे स्टूडेंट्स को समय मिलता है ताकि वो सोच सके. ये हम क्वेश्चन पूछने के बाद भी करते हैं. कोई क्वेश्चन पूछे और रुक जाइए, इससे उन्हें समय मिलता है कि वह क्वेश्चन के आंसर के बारे में सोच सके. नेक्स्ट कंपोनेंट है आई कांटेक्ट एंड आई मूवमेंट. इसका यूज हम इमोशंस को कन्वे करने के लिए करते हैं, इंटरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, या स्टूडेंट्स के ध्यान को केंद्रित करने के लिए करते हैं. नो लुकिंग अप और डाउन होल ड्यूरिंग द टीचिंग. लुक अराउंड द क्लास टू सी द सिचुएशन, लुक इनटू द आईज ऑफ द स्टूडेंट्स. पढ़ाते समय हमें ऊपर या नीचे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लो दिखता है. यदि आप नीचे या ऊपर देखते हैं तो बच्चों को ये समझ में आता है कि मेरी टीचर पढ़ाने में कॉन्फिडेंट नहीं है. पढ़ाते समय आपको क्लास की सिचुएशंस को देखना है, क्लास में देखना है, बच्चों की आंखों में देखना है, ताकि आप समझ सकें कि उनको जो आप पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं. नेक्स्ट कंपोनेंट है प्यूपिल फिजिकल पार्टिसिपेशन. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एंगेजिंग बनाने के लिए, इंटरैक्टिंग बनाने के लिए आप स्टूडेंट्स को भी सामने बुला सकते हैं, उनको भी बोलने का मौका दे सकते हैं, या फिर बोर्ड पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप बुला सकते हैं. जब स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन क्लास में बढ़ेगा तो स्टूडेंट्स का अटेंशन भी बना रहेगा और उनको इंटरेस्ट भी आएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वे ज्यादा एंगेज्ड रहेंगे. नेक्स्ट कंपोनेंट है ओरल विजुअल स्विचिंग. ओरल से विजुअल की तरफ स्मूथली मूव करने के लिए हम इस कंपोनेंट को यूज करते हैं. हम वेरियस सेंस ऑर्गन्स को जब हम यूज करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेहतर होती है. सिर्फ यदि हम उनको सुनाते ही रहेंगे तो उनकी जो लर्निंग है वो ज्यादा नहीं होगी. तो हमें कभी कुछ
विजुअल्स दिखाना चाहिए, हमें बोलना चाहिए और स्मूथली बोलते बोलते विजुअल्स तक उनको ले जाना चाहिए. So the main aim is to use the combination of sense organs to increase the receptivity of the learner. Combination of sense organs helps the receptivity of the learner. जब हम variety of sense organs को combine करके उनको ट्रेन करते हैं तो वो ज्यादा रिसीव कर पाते हैं. ओरल स्विचिंग का अर्थ है the teacher uses verbal medium to give information, मतलब बोलकर information स्टूडेंट्स को कन्वे करते हैं. विजुअल स्विचिंग मीन्स द टीचर यूजेस मैप, चार्ट, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा. यहाँ पर टीचर कुछ विजुअल मटेरियल स्टूडेंट्स को दिखाते हैं ताकि वो आंखों से देखकर उसको इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सके. सो ओरल विजुअल में ओरल टू विजुअल हम स्विच करते हैं और विजुअल टू ओरल में विजुअल से ओरल की तरफ उनको हम ले जाते हैं. हेलो फ्रेंड्स, थ्रू दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो द स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग. प्रश्नावली में प्रवाह का कौशल. फ्लुएंसी मीन्स नंबर ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड पर यूनिट टाइम. प्रवाह का अर्थ है प्रति इकाई समय में अर्थपूर्ण प्रश्नों की संख्या. एंड स्किल रिफर्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ रेलेवेंट, प्रिसाइज एंड कंसाइज, क्लियर, स्पेसिफिक एंड ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस. इसको हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे. अब हम इसके उद्देश्य को जानते हैं. इसका जो फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, स्टूडेंट्स की रुचि और जिज्ञासा जगाना, रचनात्मक सोच का विकास करना, सही एवं सटीक उत्तर की खोज में मार्गदर्शन देना, ध्यान बनाए रखना और स्टूडेंट्स की जो अधिगम कठिनाइयां हैं उसमें उनकी मदद करना. अब हम इसके कंपोनेंट्स को जानते हैं. इनको हिंदी में हम घटक कहते हैं. इसके मेन 3 कंपोनेंट्स हैं. वे हैं स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड फ्लुएंसी. एंड सम अदर कंपोनेंट्स आर आल्सो देयर. स्ट्रक्चर मींस फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन. जो प्रश्नों का फॉर्मुलेशन है वो सही होना चाहिए. दूसरी चीज है कि उसे सही ढंग से पूछना चाहिए और पर्याप्त संख्या में प्रश्नों को पूछना चाहिए और वो भी एक तार्किक क्रम में. प्रश्नों को और उनके उत्तरों को दोहराना नहीं है और प्रत्येक प्रश्न को पूछने के बाद निर्देशित करना है या फिर उन्हें डायरेक्ट करना है. आइए इन सभी कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं. स्ट्रक्चर का अर्थ है फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन. जो भी प्रश्न बनाए वह कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए. जो सब्जेक्ट मैटर टीचर ने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड प्रश्न बनाने चाहिए. और प्रश्नों की जो भाषा है वह बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को यूज करना चाहिए. सो जो पहला कंपोनेंट है स्ट्रक्चर, उसका जो पहला बिहेवियर है वो है क्लैरिटी. इट रिफर्स टू लैंग्वेज, मतलब प्रश्न जो बनाएंगे वह भाषा से संबंधित होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स की एज के अकॉर्डिंग वोकैबुलरीज को यूज करना चाहिए. प्रश्नों की जो भाषा है वह कठिन नहीं होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को समझ सकें. ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो उनके शब्दकोश में हो या उनकी जो माइंड वोकैबुलरी है उसमें हो. अनक्लियर लैंग्वेज होगी तो स्टूडेंट्स उस प्रश्न के ऊपर नहीं सोच पाएंगे. अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके बताइए कि कौन से क्वेश्चन की फ्रेमिंग सही है, मतलब क्लैरिटी जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड है. आइए हम नेक्स्ट बिहेवियर को जाने, वो है रेलेवेंस. इसका अर्थ है जिन क्वेश्चंस का निर्माण आप कर रहे हैं वह पाठ के अधिगम उद्देश्यों पर से आधारित होना चाहिए. जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए. राइट. यदि आप इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो वह स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. आप यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके बताइएगा कि कौन सा वह क्वेश्चन है जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है या जो कंटेंट पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड नहीं है. आइए नेक्स्ट बिहेवियर को जाने. वे हैं स्पेसिफिक और कंसाइज. स्पेसिफिसिटी एंड कंसाइजनेस.
स्पेसिफिक का तात्पर्य है कि जो भी क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं उसका पिन पॉइंटेड रेस्पॉन्स आना चाहिए, या फिर क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर सिंगल रेस्पॉन्स। प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ थॉट, मतलब एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस को आपको पूछना है। नेक्स्ट है कंसाइज। कंसाइज का अर्थ है संक्षिप्त। क्वेश्चंस ऐसे होना चाहिए जिसमें अनवांटेड और अननेसेसरी वर्ड्स का यूज ना किया गया हो, राइट, और जिसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस अप्रोप्रिएटली स्ट्रक्चर्ड है और कौन से अप्रोप्रिएटली स्ट्रक्चर्ड नहीं है। आप या फिर देख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप देखकर इसको समझ सकते हैं। अगला बिहेवियर है ग्रामेटिकल करेक्शंस। जो क्वेश्चंस है उसमें किसी भी तरह की व्याकरणीय अशुद्धता नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चंस हैं दे शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें आप रीड करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन ग्रामेटिकली करेक्ट है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट मेन कंपोनेंट है प्रोसेस। प्रोसेस मींस वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का तरीका। इसमें जो पहला बिहेवियर है वो है पेसिंग, प्रश्नों को एक सही गति से पूछना। रेट ऑफ आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चंस बाय द टीचर इज नोन एज स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। शिक्षक को एक एप्रोप्रिएट स्पीड से क्वेश्चन को पूछना है। और पॉज का अर्थ है क्वेश्चन पूछने के बाद एक पॉज लेना है सो दैट द स्टूडेंट्स कैन थिंक अबाउट द आंसर। इट इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ साइलेंस बाय द teacher just after delivering a question to the class. Voice. Next, this is the next behavior of the second main component. Question इस आवाज में, इतनी आवाज में पूछना है ताकि जो अंतिम पंक्ति में या जो लास्ट रो में जो बच्चे बैठे हैं वो ठीक से सुन सकें। Question should be audible to the student sitting in the last row. Next is modulation. Proper मॉड्यूलेशन के साथ क्वेश्चन को पूछना चाहिए। प्रश्न जो है उसको वाणी में उतार चढ़ाव के साथ पूछना चाहिए। जिन शब्दों पर जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको प्रॉपरली मॉड्यूलेट करके या प्रॉपर एम्फेसिस के साथ पूछना है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। नेक्स्ट मेन कंपोनेंट इज फ्लुएंसी. Fluency means asking sufficient number of questions in a logical sequence. एक तार्किक क्रम में पर्याप्त संख्या में प्रश्नों को पूछना। फॉर एग्जाम्पल, यदि 5 मिनट के लिए आप ये स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5 मिनट में एक पर्याप्त संख्या में प्रश्न आपको पूछने हैं। ये चीज स्किल के ऑब्जर्वेशन में देखी जाएगी। अदर कंपोनेंट्स आर लाइक नो रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस को दोहराए नहीं, रेस्पॉन्स को भी ना दोहराएं और प्रश्न को सामान्य रूप से रखकर पॉज लेकर किसी एक की ओर निर्देशित करें। क्वेश्चन को पूछने के बाद एक पॉज लेकर किसी एक स्टूडेंट को आंसर देने के लिए निर्देश दीजिए। यह क्वेश्चन पूछने का सही तरीका है। और ग्रुप आंसरिंग को, इस स्किल को प्रैक्टिस करते समय एंटरटेन या एनकरेज मत करिए। So in this type of skill, इस स्किल में मेनली क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है जो हु, व्हाट, व्हेन से शुरू होते हैं। इसमें मेनली या मुख्यतया ओपन एंडेड क्वेश्चंस को नहीं पूछा जाता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे कारक हैं जो बच्चों के रेस्पॉन्स को प्रभावित कर सकते हैं। यदि बच्चों ने ठीक से क्लास में सुना नहीं है या ठीक से उस टॉपिक को पढ़ाया नहीं गया है तो संभावना होती है कि आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और यदि स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज में वो नॉलेज नहीं है या स्टूडेंट्स उतने इंटेलिजेंट नहीं है या क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है तो शायद आपको क्वेश्चंस के रेस्पॉन्स नहीं मिलेंगे, राइट। इतने जो भी स्किल के बिहेवियर हैं उनको ध्यान में रखते हुए
यदि आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, पूछे हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों के रेस्पॉन्स को प्रभावित कर सकते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। अब हम जानते हैं कि क्या हमें नहीं करना है, क्या सावधानियां रखनी है। ग्रुप आंसरिंग को आपको एनकरेज नहीं करना है। दूसरी चीज, क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना है, छोटे प्रश्न बनाना है, और ये फ्रेसेस को प्रश्न पूछने से पहले यूज नहीं करना है। लाइक कैन यू टेल मी, हु विल आंसर एंड आंसर एनीबडी। ये सभी फ्रेसेस आप प्रश्न पूछते समय इस्तेमाल ना करें। अब हम जानते हैं कि इसका माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपको बुक में से ऐसा कंटेंट ढूंढना है जिसमें फैक्ट्स ज्यादा हो या जिससे आप क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस बना सकें। और माइक्रो स्किल का लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आपको वो कंटेंट को एक्सप्लेन करना है। आप दूसरी स्किल्स का यूज करते हुए भी वो कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट का रेस्पॉन्स क्या होगा कि वह उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यदि आप कुछ इलस्ट्रेट करना चाहते हैं तो वो देखेंगे, और सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होना चाहिए या फिर ऐसे प्रश्न होना चाहिए जिनका पिन पॉइंटेड रेस्पॉन्स आपको मिले, और जो एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स है वो आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी कॉलम में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, through this video we have known about skill of fluency in questioning. Thank you. Hello friends, welcome to my channel. आज के इस वीडियो में हम स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस को जानेंगे। इसे हिंदी में खोजपूर्ण प्रश्न कौशल भी कहा जाता है। It refers to going deep into pupils' response by asking a series of subsequent questions. इसमें स्टूडेंट के द्वारा दिए गए उत्तर या रेस्पॉन्स की गहराई में जाने की कोशिश की जाती है। विद्यार्थी जो सबसे पहले आंसर देता है, उस आंसर के ऊपर चेन ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स की ज्ञान की गहराई या इन डेप्थ नॉलेज को चेक किया जा सके। इसके द्वारा स्टूडेंट के रेस्पॉन्स को कंप्लीट और करेक्ट बनाने के लिए गाइड किया जाता है। यहाँ हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज करते हैं ताकि स्टूडेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकें। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू डायरेक्ट द थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू द आंसर। विद्यार्थियों की थिंकिंग एबिलिटी को आंसर की तरफ डायरेक्ट करना। इस तरह से स्टूडेंट्स के चिंतन को विकसित किया जाता है कि वह आंसर की तरफ निर्देशित हो सके। टू मेक देम अंडरस्टैंड द आंसर इन अ ब्रॉड व्यू। स्टूडेंट्स को आंसर का विस्तृत दृष्टिकोण से समझने में मदद करना। तीसरा है टू डायरेक्ट द स्टूडेंट्स टू एन एप्रोप्रिएट आंसर इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर। स्टेप बाय स्टेप मैनर में स्टूडेंट्स को उपयुक्त आंसर की तरफ या उपयुक्त उत्तर की तरफ निर्देशित करना। अधिकतम विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ाना। टू इन्वॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अधिकतम विद्यार्थियों को सम्मिलित करना। और लास्ट है टू इंक्रीज क्रिटिकल अवेयरनेस। विद्यार्थियों की तार्किक चिंतन को डेवलप करना या बढ़ाना। विद्यार्थी 3 तरह के रेस्पॉन्स देते हैं, करेक्ट, इनकम्प्लीट, इसका मतलब है आधा सही और आधा गलत, और तीसरा है इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। तीनों ही कंडीशंस में हमें प्रॉप करना चाहिए। जब वे सही उत्तर दें तो हमें उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहिए, और ये चेक करना चाहिए कि वह संयोगवश सही उत्तर तो नहीं दे रहा है। देखना चाहिए कि वाकई उसको रेस्पॉन्स या आंसर मालूम था। दूसरी कंडीशन है पार्टली करेक्ट रेस्पॉन्स या आधा सही और आधा गलत रेस्पॉन्स। यहाँ हमको इस तरह से प्रॉप करना चाहिए कि वह सही उत्तर की तरफ निर्देशित हो सके। और तीसरी कंडीशन है इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। यहाँ पर हमें कोशिश करना चाहिए या प्रॉप करना चाहिए जिससे वह सही उत्तर की तरफ बढ़ सके। तो आइए हम इनके कंपोनेंट्स को जानते हैं कि हम कैसे उनको इन 3 सिचुएशंस में
उनको डेवलप करेंगे। पहला कंपोनेंट है प्रॉम्प्टिंग। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को हिंट्स देते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस का यूज करते हैं ताकि वह सही उत्तर की तरफ बढ़ सके। इस कंपोनेंट का यूज तब किया जाता है जब उनका आंसर पूरी तरह से इनकरेक्ट हो या पार्टली करेक्ट हो। इट एनकरेजेस वीक स्टूडेंट्स, ये जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए यूज किया जाता है। ये कब यूज किया जाता है? व्हेन द रेस्पॉन्सेस आर आई डोंट नो, वीक रेस्पॉन्स और पार्टली इनकरेक्ट आंसर। सेकेंड कंपोनेंट इज रीफोकसिंग। ये तब यूज किया जाता है जब स्टूडेंट्स का आंसर सही हो और उनके डीप नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ये वाला कंपोनेंट यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड in this questions which seek the learner's response with other response of previous understanding and when there his or her answer is correct। इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे स्टूडेंट के रेस्पॉन्स को दूसरे रेस्पॉन्स से कंपेयर किया जा सके या उनकी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा सके। तीसरा कंपोनेंट है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। इसमें क्वेश्चन जिससे हम ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके पूछे जाते हैं या फिर क्वेश्चन के लिए क्लैरिफिकेशन हम मांगते हैं। हम यहाँ पर हाउ, व्हाई, वेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं जिससे करेक्ट पार्ट के बारे में, हम जो सही आंसर दिया है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं और जो गलत दिया है उसको सही तक लाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है हायर ऑर्डर कॉग्निटिव क्वेश्चन। इसमें हम हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आंसर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और स्टूडेंट की क्रिएटिविटी और लॉजिकल एबिलिटी को डेवलप कर सकें। ये भी तब यूज किया जाता है जब स्टूडेंट का आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट हो। उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हायर ऑर्डर कॉग्निटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट कंपोनेंट है रीडायरेक्टेड क्वेश्चन। इसको तब यूज करते हैं जब स्टूडेंट का आंसर पूरी तरह से गलत हो या फिर आप ज्यादा स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहते हो रेस्पॉन्स के लिए। आइए इसके माइक्रो लेसन प्लान को हम देखते हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि आपको माइक्रो लेसन प्लान इस स्किल के लिए कैसे बनाना है। आप वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स को भी मैं आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रही हूँ। आप इनको पढ़कर समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन स्किल ऑफ प्रॉबिंग में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट को डिस्कस करेंगे। इसे हिंदी में पुनर्बलन कौशल या प्रबलन कौशल भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये व्यवहार परिवर्तन हम दो तरीके से करते हैं। जब हमें डिजायरेबल बिहेवियर दिखता है या वांछित व्यवहार दिखता है तो हम बच्चों की तारीफ कर सकते हैं या करते हैं, और जब हमें अवांछित या अनडिजायरेबल बिहेवियर दिखता है तो हम उसे रिड्यूस करने की या उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। और स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट में भी हमें यही करना है। एक सिचुएशन के थ्रू इसको समझते हैं। जब स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो वह सही आंसर भी देते हैं और गलत आंसर भी देते हैं। जब सही आंसर हमें मिलता है तो हमें उस समय रीइंफोर्सर का यूज करना चाहिए ताकि हमें हर बार करेक्ट आंसर स्टूडेंट से मिले। और जब वह इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो हमें तब भी रीइंफोर्सर का यूज करना चाहिए ताकि हम उनके इनकरेक्ट आंसर को मॉडिफाई कर सकें या इनकरेक्ट रेस्पॉन्स की पॉसिबिलिटी को कम कर सकें। इसे ही हम स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब ऐसे रीइंफोर्सर का यूज करना जिससे डिजायरेबल बिहेवियर बढ़ता जाए और अनडिजायरेबल बिहेवियर कम होता जाए। अब हम रीइंफोर्समेंट के अर्थ को जानते हैं। रीइंफोर्समेंट का अर्थ है ऐसी स्ट्रेटजीज को यूज करना जिससे डिजायरेबल बिहेवियर एनकरेज हो या स्ट्रेंथन हो और अनडिजायरेबल बिहेवियर रिड्यूस हो। यहाँ पर मेन टर्म क्या है?
स्ट्रेटजीज को यूज करना, ऐसे तरीकों को यूज करना, ऐसे कंपोनेंट्स को यूज करना जिससे डिजायरेबल बिहेवियर बढ़े और अनडिजायरेबल बिहेवियर कम हो। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट के अटेंशन को अट्रैक्ट और रिटेन करना या स्टूडेंट का ध्यान केंद्रित करना, विद्यार्थियों को पॉजिटिव फीडबैक देने में मदद करना, क्लास के डिसिप्लिन को सुधारना और उनके अनडिजायरेबल बिहेवियर को मॉडिफाई करना, स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना और उनके सही रेस्पॉन्स की लाइक्लीहुड को बढ़ाना या उनकी जो सही रेस्पॉन्स है उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। हम दो तरह के रीइंफोर्सर का यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्सर वो स्टिमुलस होते हैं जिससे जो डिजायरेबल रेस्पॉन्स है वो बढ़ता है, और नेगेटिव रीइंफोर्सर वो स्टिमुलस होते हैं जिससे जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है या वो कम होता है या मॉडिफाई होता है। दोनों ही तरीके से बिहेवियर मॉडिफाई होता है या बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है। सो रीइंफोर्समेंट दो तरह से दिया जाता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव में हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, तारीफ करते हैं, कुछ स्टिकर्स देते हैं या एक्स्ट्रा प्ले टाइम भी ऑफर कर सकते हैं जिससे उनका डिजायरेबल बिहेवियर बढ़ता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम उनको बताते हैं कि दैट दिस इज अनडिजायरेबल बिहेवियर, जिससे उनका जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो कम होता है। अब कई लोग बोलते हैं पनिशमेंट से भी बिहेवियर मॉडिफाई होता है। पनिशमेंट इज नॉट एट ऑल अ रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट नहीं है और पनिशमेंट इज नॉट अ सॉल्यूशन, यह बिहेवियर मॉडिफाई करने का एक तरीका नहीं है। पनिशमेंट क्यों नहीं है ये हम जानते हैं। रीइंफोर्सर इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव स्टिमुलस और रिमूवल ऑफ अ नेगेटिव वन। रीइंफोर्सर वो होता है जिससे हम पॉजिटिव स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। पनिशमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज रीइंफोर्सर एज प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये व्यवहार परिवर्तन का सही तरीका नहीं है। ये टेम्पररली अनडिजायरेबल बिहेवियर को सप्रेस कर देता है, जो बिहेवियर वहीं रहता है लेकिन यह उसको दबा देता है और इससे बच्चों के व्यवहार में परमानेंट चेंज नहीं आता, इसलिए ये रीइंफोर्सर नहीं है। सो हम समझ ही गए हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वह तरीका है जिसमें हम स्टूडेंट के डिजायरेबल बिहेवियर की तारीफ करते हैं, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वो तरीका है जिसमें हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को हटाने के लिए उनको स्पष्ट रूप से बताते हैं या फिर उनको कुछ कमेंट या सजेशन देते हैं जिससे वह अनडिजायरेबल बिहेवियर कम हो सके। अब हम इसके कंपोनेंट्स को जानते हैं। इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड भी कंपोनेंट्स है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड भी कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड है, लाइक यूज ऑफ प्रेज वर्ड्स व्हेन वी रिसीव अ करेक्ट रिस्पॉन्स। जब हम डिजायरेबल बिहेवियर को देखते हैं तो हमें तारीफ करना चाहिए। हम वर्ड्स जैसे गुड, यस, करेक्ट, राइट, वेरी गुड, स्प्लेंडेड, एक्सेलेंट, कैरी ऑन, थिंक अगेन आदि शब्दों का इस्तेमाल करके उनके रेस्पॉन्स को बढ़ा सकते हैं, करेक्ट रेस्पॉन्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है उनके दिए गए रेस्पॉन्स को हम दोहरा सकते हैं या अलग ढंग से कह सकते हैं। इससे भी स्टूडेंट्स एनकरेज होते हैं या फिर उनका जो डिजायरेबल बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन होता है। तीसरा तरीका है यूज ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर। यहाँ पर हम कहते नहीं है लेकिन इस तरह से सहमति जताते हैं कि उनको समझ में आ जाए कि दैट माय टीचर इज हैप्पी विथ माय बिहेवियर, कि जो डिजायरेबल बिहेवियर है इस तरह से भी बढ़ता है कि हम स्माइल कर सकते हैं या नॉड या अपनी गर्दन हिला सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए कि दैट वॉट एवर दे आर डूइंग इज डिजायरेबल। यहाँ हम उनके रेस्पॉन्स को ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखते हैं, इसमें ये एक्सक्लूड किया जाता है। फोर्थ कंपोनेंट में ये यूज किया जाता है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सर का यूज करते हैं, लाइक हाँ, और हम उनके रेस्पॉन्स को ब्लैक बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। इससे भी स्टूडेंट्स को शाबाशी मिलती है या उनको अच्छा लगता है। फिफ्थ कंपोनेंट इज रिलेटेड टू द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थिंक अगेन और
यू जस्ट थिंक अगेन, या उसको दूसरे ढंग से कहने की कोशिश कीजिए। आप उनको रॉन्ग भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको पोलाइट वे में कहिए, या फिर आपका आंसर गलत है लेकिन आपको चिढ़ना नहीं है या फिर डराना या धमकाना नहीं है। दैट कम्स अंडर पनिशमेंट। सिक्स्थ रीइंफोर्समेंट में यूज ऑफ नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर। आप गर्दन हिला के बता सकते हैं कि दैट दिस इज एन अनडिजायरेबल बिहेवियर। मूविंग हैंड्स टू शो नो, आप नो हाथ हिला के भी बता सकते हैं कि दैट दिस इज अ रॉन्ग आंसर, मना कर सकते हैं कि ये अनडिजायरेबल है, लेकिन फ्राउन नहीं करना है, उनको घूर के नहीं देखना है, क्योंकि दिस इज कमिंग अंडर पनिशमेंट। सेवेंथ इज इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये हम आगे जानेंगे कि रीइंफोर्समेंट कब इनएप्रोप्रिएट हो जाता है। जब हम सेम टाइप ऑफ रीइंफोर्सर का यूज करते हैं, जब उनका रेस्पॉन्स उतना इफेक्टिव नहीं हो तो भी रीइंफोर्समेंट इनएप्रोप्रिएट हो जाता है, या फिर हम ज्यादा यूज करते हैं सेम टाइप ऑफ रीइंफोर्सर का तो वह भी इनएप्रोप्रिएट कहलाता है। सो हम कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं? हम प्रेस वर्ड्स यूज कर सकते हैं, उनके आंसर को दोहरा सकते हैं, अलग ढंग से कह सकते हैं। नॉन वर्बल रीइंफोर्सर का यूज कर सकते हैं। फोर्थ है एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्सर, लाइक हाँ यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है उनके आंसर को ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। डिस्करेजिंग वर्ड्स यूज नहीं करना है, हम उनको अलग ढंग से कह सकते हैं कि फिर से सोचिए, आप इसको इस तरह से आपको बोलना है, लेकिन एकदम से क्लास में भद्दा जवाब नहीं देना या फिर गलत तरीके से नहीं बोलना है। और नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्सर लाइक गर्दन हिलाकर भी आप बोल सकते हैं, हाथ से भी मना कर सकते हैं कि ये अनडिजायरेबल है, लेकिन डराना धमकाना बच्चों को नहीं है। लास्ट कंपोनेंट जो हमने सीखा था वो था इनएप्रोप्रिएट यूज। सेम टाइप ऑफ रीइंफोर्सर का यूज नहीं करना है जहां पर सिचुएशन डिमांडिंग भी ना हो। इफेक्टिव यूज कब होगा रीइंफोर्समेंट का? जब हम तुरंत, जब हमें डिजायरेबल बिहेवियर दिखता है तुरंत हम रीइंफोर्समेंट देते हैं तो वो इफेक्टिव है। कंटिंजेंट, आकस्मिक रूप से यदि आपको कोई कौशल बच्चों में दिखता है तब भी अपने आप को ना रोकें, बच्चों को शाबाशी जरूर दें या रीइंफोर्समेंट का यूज करें। और हमेशा प्रेस वर्ड्स को यूज करने के लिए एंथुसियास्टिक रहें जब आपको डिजायरेबल रेस्पॉन्स दिखता है, और फ्रीक्वेंटली यूज करें जब कुछ नया कोई कॉन्सेप्ट आप सिखा रहे हैं, न्यू स्किल बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कुछ डिजायरेबल आपको दिखता है तो फ्रीक्वेंटली रीइंफोर्समेंट्स का यूज करें। इफेक्टिव यूज तभी होगा जब आप डिजायर्ड रेस्पॉन्स के लिए डिजायर्ड रीइंफोर्समेंट का यूज करेंगे। और जो रीइंफोर्सर्स हैं वो ब्रीफ रखें, ज्यादा कसीदे पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीइंफोर्समेंट का रॉन्ग यूज कब होता है? जब where the teacher does not give reinforcement when the situation is demanding। बच्चे ने डिजायरेबल बिहेवियर शो किया है और आप अपने आप को रीइंफोर्समेंट देने से रोक रहे हो तो वो रॉन्ग यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट में आता है। इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट तब भी होगा जब टीचर बच्चों को उनकी क्वालिटी ऑफ रेस्पॉन्स के हिसाब से रीइंफोर्स नहीं करती। बच्चे ने एक्सेलेंट रेस्पॉन्स दिया है लेकिन आप सिर्फ गुड ही बोल रहे हो तो दैट इज ऑल्सो एन इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट। यदि आप सेम टाइप ऑफ कमेंट हर बार यूज कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो इनएप्रोप्रिएट। आप कुछ अच्छे रीइंफोर्सर्स को सीख सकते हैं, लाइक सुपर्ब, दैट्स राइट, दैट्स गुड, यू आर वेरी गुड एट दैट, गुड वर्क, एक्जैक्टली करेक्ट। तो नए नए रीइंफोर्सर्स को सीखिए, क्योंकि बच्चे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। वो डिजायरेबल रेस्पॉन्स कई बार इसलिए भी देते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे से बच्चों को रीइंफोर्स करते हैं। तो कुछ अच्छे रीइंफोर्सर्स मैंने स्लाइड पे रखे हैं, आप इनको सीख सकते हैं या लिख सकते हैं। एक्जैक्टली करेक्ट, दैट्स द बेस्ट यू हैव एवर डन, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, दैट्स इट, ग्रेट, कंग्रेचुलेशन, दैट इज द राइट वे टू डू इट। इस तरह से आप सीख सकते हैं। और एवरेज आंसर के लिए आप ये रेस्पॉन्सर्स को यूज कर सकते हैं। यू आर रियली वर्किंग हार्ड टुडे, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। यदि एवरेज आंसर मिलता है तो इस रीइंफोर्सर को यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी होगी कि आगे वो एक अच्छा रेस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करें। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नए स्किल को सीखने जा रहे हैं। आपको स्क्रीन पर दो कंटेक्स्ट दिखाई दे रहे होंगे। एक कंटेक्स्ट में टीचर सेंटर्ड मेथड का यूज किया जा रहा है और दूसरे में लर्नर सेंटर्ड मेथड का यूज किया जा रहा है। टीचर सेंटर्ड मेथड
का जहां यूज किया जा रहा है वहां आपको लर्नर्स बोर होते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन जहां टीचर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का यूज कर रही है वहां लर्नर्स इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, और जहां हम बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या स्टूडेंट्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं तो वे ज्यादा सीखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन एक्टिविटीज के दौरान क्लास को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है स्किल ऑफ मैनेजमेंट यूज करके। तो आइए जानते हैं यह स्किल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। इट इज द यूज ऑफ टेक्निक्स बाय द टीचर to keep students organized, orderly, focused and attentive on task and make them academically productive during the class। इसमें शिक्षक एक ऐसी तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिससे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखा जा सके, ऑर्डरली, फोकस्ड और अटेंटिव रखा जा सके। किसके ऊपर? टास्क के ऊपर, और क्लास के दौरान उनको एकेडमिकली प्रोडक्टिव बनाया जा सके। आइए इसको सेंटेंस के फॉर्म में समझते हैं कि स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट refers to the wide variety of skills and techniques that teachers use to keep students organized, orderly, focused, attentive, on task and academically productive during the class। इसमें शिक्षक तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिससे छात्रों को कार्य पर संगठित, व्यवस्थित, ध्यान केंद्रित और अकादमिक रूप से उत्पादक रखने के लिए उनको रख सकें। ठीक है, तो अब हम इसके महत्व को जानते हैं। इट इज अ गाइडेंस दैट अ टीचर गिव्स टू हिज और हर स्टूडेंट्स। ये एक तरह का मार्गदर्शन है जो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को देते हैं। इसमें दोनों तरह की गाइडेंस को इंक्लूड किया जाता है, इंडिविजुअल और क्लासरूम गाइडेंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स को लर्निंग पर फोकस्ड रखना या छात्रों को सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, टू अचीव द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द लेसन। पाठ के विकास में छात्रों की अधिकतम भागीदारी प्राप्त करने के लिए, टू प्रमोट स्टूडेंट्स ग्रोथ थ्रू इंटरेक्शन विद इन द क्लासरूम। कक्षा में बातचीत के माध्यम से या अंतःक्रिया के माध्यम से छात्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट्स को फोकस्ड रखने के लिए, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए और उनकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए थ्रू इंटरेक्शन। अब हम इसके कंपोनेंट्स को जानते हैं। इसका सबसे पहला कंपोनेंट है स्टूडेंट्स को उनके नाम से बुलाइए। जल्दी से जल्दी उनके नामों को सीखिए और उसी नाम से उनको बुलाइए। इसका भी अपना एक महत्व होता है। ये सुनने में तो बड़ा ही सिंपल लग रहा है, लेकिन इससे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है और जो क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है कक्षा के नियम बनाइए, मेकिंग नॉर्म्स ऑफ क्लासरूम बिहेवियर। स्टूडेंट्स के हर डिजायरेबल अनडिजायरेबल बिहेवियर को एक्सेप्ट मत कीजिए। जब आप दोनों तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं तो क्लास में डिस्टरबेंस बढ़ जाती है। क्लास के नॉर्म्स बनाइए, जैसे जब आंसर दे तो खड़े होकर आंसर दें। स्टैंड अप एंड आंसर व्हेन यू आर आस्क्ड क्वेश्चन। यदि आपको आंसर आता है तो रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर टू द क्वेश्चन। नेवर गिव ग्रुप रेस्पॉन्स। जब वो समूह में उत्तर देते हैं तब भी क्लास डिस्टर्ब होती है। नेवर गिव ग्रुप रेस्पॉन्स। लिसन टू द टीचर अटेंटिवली व्हेन द टीचर इज टीचिंग। जब शिक्षक पढ़ा रहे हो तो ध्यान से सुनो। ऐसे कुछ नियम आपको क्लास में बनाने होंगे ताकि क्लास में डिजायरेबल बिहेवियर प्रमोट हो। थर्ड कंपोनेंट है गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन। जब भी आप कोई एक्टिविटी कराएं तो उसके निर्देश स्पष्ट रूप से दें। हियर द टीचर गिव्स क्लियर डायरेक्शन टू द pupils टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द क्लासरूम बिहेवियर। उनको स्पष्ट रूप से निर्देश दीजिए और इससे क्या होता है, क्लास मैनेज करने में आसानी होती है। द डायरेक्शन प्रोवाइड्स गुड क्लासरूम मैनेजमेंट। दे शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एनी अदर एक्टिविटी व्हेन द टीचर इज टीचिंग। यदि शिक्षक पढ़ा रहे हो
तो वो दूसरी किसी और एक्टिविटी में एंगेज नहीं होने चाहिए। यदि आप क्लियरली बताएंगे किस समय पर उनको क्या करना है तो क्लास में डिस्टरबेंस होगी ही नहीं। फोर्थ कंपोनेंट है हर बच्चे को पर्याप्त काम दीजिए, ensuring sufficient work for each child. The teacher should allot work to each child keeping in view the individual differences. हर बच्चा अलग होता है और उनकी डिफरेंसेस के हिसाब से उनको काम अलॉट कीजिए। This act of the teacher will prepare each child for active pupil participation. इससे टीचर एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बच्चों को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है कीपिंग प्यूपल्स इन आई स्पैन। जब बच्चे एक्टिविटी कर रहे हो तो उनको ऑब्जर्वेशन में रखिए। पढ़ाने के बाद आप कुछ एक्टिविटी स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग द डायग्राम, लेबलिंग इट्स पार्ट्स। और एक्टिविटी के बाद काम असाइन करने के बाद टीचर को हर ग्रुप के पास या हर बच्चे के पास जाना चाहिए ताकि वह काम को चेक कर सके। यदि जरूरी है तो उनको इंस्ट्रक्शंस भी दें ताकि उनके काम में इंप्रूवमेंट आए। यदि आवश्यक हो तो उन्हें आगे के सुधार के लिए निर्देश देना चाहिए। नेक्स्ट कंपोनेंट है शिफ्टिंग वन टीचिंग एक्टिविटी टू द अदर स्मूथली। व्हेन टीचिंग सम कॉन्सेप्ट इन द क्लास, टीचर इज एंगेज्ड इन मेनी एकेडमिक एक्टिविटीज। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कई तरह के बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। लाइक हम कभी एक्सप्लेन करते हैं, कभी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें स्मूथली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तक जाना चाहिए। व्हेन टीचिंग टू ड्रॉ द सर्कल, टीचर शुड आस्क हिज और हर प्यूपल्स टू ड्रॉ द सर्कल इन देयर नोटबुक्स। यदि टीचर बोर्ड पर कुछ बना रहे हैं तो उस समय स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए वो आपको कहना होगा। यदि आप ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बना रहे हैं तो आप स्टूडेंट से कह सकते हैं कि अभी आप देखिए और समझिए, और जब उनको बनाना होगा तब यह स्पष्ट निर्देश दीजिए कि अब आप इसको अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि क्लास डिस्टर्ब नहीं होती। कई बार क्लियर इंस्ट्रक्शन ना देने की वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जब वह अपने मन से कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमें वह ठीक नहीं लगती है। तो जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें स्मूथली एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तक शिफ्ट करिए और स्टूडेंट्स को क्लियरली बताइए कि उनका रोल क्या होगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है रिकॉग्नाइजिंग एंड रीइंफोर्सिंग अटेंडिंग बिहेवियर। टीचर वर्बल और नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट्स का यूज कर सकते हैं जब वो रेस्पॉन्स को देखते हैं। मान लीजिए आप डिजायरेबल रेस्पॉन्स को देखते हैं तो आप उनको वर्बल या नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। दिस type of behavior of the teacher is very effective to stimulate classroom learning environment. जब आप बच्चों को शाबाशी देते हैं डिजायरेबल बिहेवियर के लिए तो उससे क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव बनता है या अच्छा लर्निंग के लिए कंड्यूसिव बनता है। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो भी इसी से रिलेटेड है। यदि आप कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर देखते हैं या अनडिजायरेबल बिहेवियर देखते हैं तो उसको इमीडिएटली आपको चेक करना है। यदि आप उसको ओवरलुक कर देंगे तो पॉसिबली उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वह बिहेवियर दोबारा दिखे। दिस इन्वॉल्व्स दैट इफ द प्यूपल इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली इन द लर्निंग सिचुएशन और मे नॉट बी अटेंटिव मेंटली, ही और शी शुड बी इमीडिएटली चेक। उसको तुरंत चेक करना चाहिए एंड ही शुड बी डायरेक्टेड टू बिहेव प्रॉपरली टू द नीड्स ऑफ द सिचुएशन। और उनको तुरंत निर्देश देना चाहिए कि वह सिचुएशन के हिसाब से प्रॉपरली बिहेव। अब मैं इस स्किल का एक माइक्रो लेसन प्लान फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको देखकर आप इसका माइक्रो लेसन प्लान बना सकते हैं। इसमें पहले पढ़ाया गया है और फिर एक्टिविटी कंडक्ट करवाई गई है। तो आप पढ़ाने के दौरान एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेशन, स्टिमुलस, वेरिएशन आदि स्किल्स का यूज कर सकते हैं और स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शंस दें कि स्टूडेंट्स को क्या करना है। लाइक वो सुनेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप क्लास के जो नॉर्म्स बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। लाइक खड़े होके उत्तर दें, ग्रुप में आंसर ना दें, ये सब आप क्लास के जो नॉर्म्स है वो यहाँ लेसन प्लान में लिख सकते हैं। और स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ध्यानपूर्वक सुने। जब आप एक्टिविटी कराएंगे तो उनको इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दें कि हम एक ग्रुप एक्टिविटी कराने जा रहे हैं। इस एक्टिविटी में
हर ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स होंगे। हर ग्रुप को एक पेपर दिया जाएगा और उनको एक पिक्चर ड्रॉ करना है। ये जो भी एक्टिविटी उनको परफॉर्म करनी है वो उनको यहाँ पर क्लियरली आपको बताना होगा, और उस एक्टिविटी के लिए आप कितना टाइम देने वाले हैं वो भी आपको यहाँ लिखना होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी क्लासरूम मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो जो एक्सपेक्टेड एक्टिविटी है वो स्टूडेंट्स एक्टिविटी कॉलम में आप लिखेंगे, और आप एक्टिविटी के बाद जो अगली एक्टिविटी आप कराने वाले हैं उसको भी आपको क्लियरली स्टूडेंट्स के सामने बताना होगा। इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग फ्रॉम वन टीचिंग एक्टिविटी टू द अदर। पहले टीचर ने एक्सप्लेन किया, फिर एक एक्टिविटी कराई, उसके बाद टीचर हो सकता है कि प्रेजेंटेशंस करवाए ग्रुप से, या उनके जो एक्टिविटी है या जो पेपर पे उन्होंने ड्राइंग बनाई है उसको उनसे प्रेजेंट करने को कह सकते हो, लास्ट में टीचर उसको समराइज भी कर सकते हैं। तो जो एक्टिविटी आप कराने वाले हैं उसको क्लियरली लेसन प्लान में मेंशन करें, और ये लेसन प्लान शो करेगा कि आप किस तरह से क्लास को मैनेज करने वाले हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्किल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके मीनिंग को हम समझते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसे हम कुशल संप्रेषण कहते हैं हिंदी में, वह टीचर की एक एबिलिटी होती है जिसमें वह इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इंस्ट्रक्शंस और फीडबैक को क्लियर, कंसाइज और एंगेजिंग मैनर में कन्वे कर पाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स लेसन कंटेंट को समझ सकें, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें और फ्रीली क्वेश्चन कर सकें। ये क्या है? टीचर की योग्यता है जिसमें वह क्लियरली इन सभी को कन्वे कर पाते हैं। जब टीचर क्लियरली इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इंस्ट्रक्शंस और फीडबैक को कन्वे करते हैं तो स्टूडेंट्स ज्यादा लेसन कंटेंट को समझ पाते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं और फ्रीली क्वेश्चन कर पाते हैं। इसमें 3 और एबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है, वो है लिसनिंग एक्टिवली टू स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली एंड फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। टीचर को कन्वे करने के अलावा स्टूडेंट्स को भी एक्टिवली सुनना होता है, उनके क्वेश्चंस को अप्रोप्रिएटली रेस्पॉन्ड करना होता है और क्लास में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। इन सभी से स्टूडेंट्स की लर्निंग एनहांस होती है। आइए अब हम इसको सेंटेंस के फॉर्म में समझते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ अ टीचर to convey information, ideas and feedbacks in a clear, concise and engaging manner. This skill ensures the students understanding the lesson content, feel motivated to participate and are able to express their own thoughts and questions freely. It also involves listening actively to the students, responding appropriately and fostering a positive classroom environment that supports learning. And it also involves verbal and non-verbal elements and requires adapting one's style based on the needs of different students and situations. इसमें 2 तरह के एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल, और इसे हम स्टूडेंट्स की डिफरेंट नीड्स और सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं या फिर अडेप्ट करते हैं। अब हम इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल का, कि इससे स्टूडेंट्स समझते बेहतर हैं, उनकी जो समझ है वो इम्प्रूव होती है, उनका एंगेजमेंट एनहांस होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और रैपर्ड बिल्ड करने में भी ये हेल्प करती है। इट फैसिलिटेट्स क्लासरूम मैनेजमेंट, इससे बेहतर आप क्लास को मैनेज कर पाएंगे और यह बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करती है। अब हम इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है टीचर को स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से सिंपल, जिसको हम हिंदी में सरल बोलते हैं, सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कुछ भी अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब हम इन तीन कंपोनेंट्स को यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स क्लियरली
मैसेज को समझ पाते हैं। और जैर्गन, कॉम्प्लेक्स टर्म्स और एम्बिगुअस लैंग्वेज को हमें अवॉइड करना चाहिए। इसका मतलब है उलझन वाले शब्द, जटिल शब्द या फिर अस्पष्ट शब्द का प्रयोग तब तक ना करें जब तक जरूरी ना हो। और कम्युनिकेट करते समय एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करें, इलस्ट्रेशंस दिखाएं या कुछ एनालॉजीज को यूज करें जब आपको कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो। इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एक्टिव लिसनिंग। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको ध्यान से सुने। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको समझ में आता है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं और रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। आपको फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछना चाहिए ताकि आप स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, व्यू पॉइंट्स को सुन सकें और उनके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। और स्टूडेंट्स को एक बेहतर फील कराने के लिए उन्होंने जो आंसर्स दिए हैं उनको पैराफ्रेज करें या समराइज करें ताकि आप उनको कंफर्म कर सके कि आप उनको समझ रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं उसको आप समझ रहे हैं। तीसरा कंपोनेंट है प्रोवाइड फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। समय समय पर बच्चों की लर्निंग को रीइंफोर्स करने के लिए हमें स्पेसिफिक और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए और इससे क्या होगा कि उनकी लर्निंग रीइंफोर्स होगी और इम्प्रूवमेंट्स ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। जब वे सही उत्तर देते हैं तो उनको रीइंफोर्स करिए एंड ऑफर सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर इनकरेक्ट वन। जब वो आधा सही आधा गलत आंसर देते हैं या पूरी तरह से इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो आप उनको सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नॉन जजमेंटल वे। रीइंफोर्समेंट दो तरह से दिया जा सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल। दोनों ही मेथड्स को आप यूज कीजिए, जैसे कि सर हिलाना, स्माइल करना या एनकरेजिंग वर्ड्स को यूज करना। नेक्स्ट कंपोनेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम वर्ड्स के फॉर्म में बोलते नहीं है, बस जेस्चर से दर्शाते हैं कि दैट आई एम हैप्पी विथ योर रेस्पॉन्स। जो वो रेस्पॉन्स दे रहे हैं उससे मैं खुश हूँ, या फिर अपनी असहमति भी नॉन वर्बल फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। In this you can use body language, gestures, facial expression, eye contact and posture to convey engagement, encouragement and attentiveness. आप जो engagement है उसको convey करने के लिए, बच्चों को encourage करने के लिए, attentiveness को convey करने के लिए आप body language, gestures, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट और पोस्चर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनिंग एप्रोप्रिएट प्रॉक्सिमिटी एंड मूवमेंट अराउंड द क्लास। क्लास में बच्चों के समीप जाइए, क्लास में मूव करिए, जिससे आप अटेंशन को मैनेज कर पाएंगे और एंगेजमेंट को मैनेज कर पाएंगे। बच्चों को सिखाने के लिए एंगेज करना बहुत जरूरी होता है। उनकी लर्निंग को और बढ़ाने के लिए अटेंशन को मैनेज करना पड़ता है। इन दोनों के लिए आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है एडेप्टेबिलिटी। ये बहुत ही जरूरी है। आप बच्चों की लर्निंग स्टाइल, सिचुएशन के हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को एडजस्ट कीजिए, तभी उनकी अंडरस्टैंडिंग एनहेंस होगी। फॉर एग्जाम्पल, speaking slower for complex topics or more formally during assessments। जब आप कोई जटिल टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं तो आराम से बात करिए ताकि वो ठीक से सुन पाए। स्पीकिंग स्लोअर, धीरे से बात करिए और धीरे धीरे समझाइए ताकि उनको एक एक पॉइंट समझ में आए। और जब आप असेसमेंट्स लें तो ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करिए और कई मीडिया और टूल्स का यूज करिए, जैसे विजुअल एड्स, टेक्नोलॉजी, ग्रुप एक्टिविटीज, ताकि उनकी समझ और बेहतर हो। तो अडेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग टेक्निक। कई तरह के क्वेश्चंस को पूछिए, लाइक ओपन एंडेड, प्रॉबिंग और रिफ्लेक्टिव, ताकि उनकी थिंकिंग को स्टिमुलेट कर सकें, उनकी समझ को चेक कर सकें और उनके पार्टिसिपेशन को
एनकरेज करें। और जब क्वेश्चन पूछे तो उसके बाद एक पॉज ले ताकि उनको समय मिल सके कि वो सोच सकें और उसको रेस्पॉन्ड कर सकें। Encouraging all students to participate by creating a safe and inclusive environment, ये भी बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे कभी रेस्पॉन्ड करते ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, उनको भी एनकरेज करना ताकि वो भी क्लास में पार्टिसिपेट करें। आपको सेफ और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्लास में क्रिएट करना है जिससे सभी स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग इंटरेक्शन। क्लास में जितना आप इंटरेक्शन एनकरेज करेंगे उतनी उनकी लर्निंग प्रमोट होगी। प्रमोटिंग क्लासरूम डिस्कशंस, ग्रुप वर्क्स एंड पीयर इंटरेक्शंस टू एनहांस कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आपको स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स भी बिल्ड करनी है। उसके लिए आपको डिस्कशन कराने चाहिए, ग्रुप वर्क कराने चाहिए और पीयर इंटरेक्शन कराना चाहिए। इससे क्या होता है, जब वो बात करेंगे तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी एनहांस होगी। इंक्लूसिव लैंग्वेज को यूज करिए, सभी बच्चों को एड्रेस करिए ताकि वो महसूस करें कि उनको भी क्लासरूम की लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट है एम्पैथी एंड इमोशनल अवेयरनेस। आप एम्पैथी को डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट कीजिए और उनको ये बताइए कि आप उनकी फीलिंग, थॉट्स और एक्सपीरियंस को समझ रहे हैं। एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। ये एक ऐसी योग्यता है जिसमें आप दूसरों की फीलिंग्स और थॉट्स और एक्सपीरियंस को समझ पाए हैं। तो इसको आपको क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करना होगा ताकि स्टूडेंट्स कनेक्टेड फील कर सके। उनके जो इमोशंस हैं उनको पहचानिए और उनको मैनेज करिए ताकि क्लास में एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकें। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को जानते हैं कि क्लास में मान लीजिए आपको कोई नया टॉपिक पढ़ाना है तो उसमें आप कौन से कंपोनेंट्स को यूज करेंगे। मान लीजिए आप फ्रैक्शंस पढ़ाने वाले हैं और ये टॉपिक बच्चों के लिए नया है, तो आप उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप में समझाएंगे ताकि हर बच्चा उसको समझ सके। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज करेंगे, आप विजुअल एड्स दिखाएंगे ताकि बच्चे फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ सकें। आप कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट भी कर सकते हैं, कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स भी आप क्लास में लेकर आ सकते हैं। और जब स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको फीडबैक दीजिए और सही आंसर के लिए उनको रीइंफोर्स करिए। नेक्स्ट सिचुएशन है क्लासरूम डिस्कशन को आप कैसे मैनेज करेंगे। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स को आप यूज करेंगे, जैसे क्वेश्चनिंग टेक्निक। कभी कभी हमें डिस्कशन शुरू करने के लिए या स्टूडेंट्स को की थिंकिंग को स्टिमुलेट करने के लिए हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। तो आप सबसे पहले डिस्कशन से पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन क्लास में रखेंगे और जब स्टूडेंट्स उसके ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, अपने थॉट्स को वो शेयर करेंगे, तो आप एक्टिवली सुनिए और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज करिए, लाइक सर को हिलाना, आई कांटेक्ट बनाना, ताकि आप उनको दिखा सके कि आप उनको एक्टिवली सुन रहे हैं। और एनकरेजिंग इंटरेक्शन, the teacher encourages other students to build on or challenge the ideas presented। आप स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन को एनकरेज करिए, आप स्टूडेंट से कहिए कि वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें और आइडियाज को चैलेंज करें और या फिर फॉस्टरिंग अ डीपर डिस्कशन या गहराई से चर्चा करें। तो इन सभी के लिए आप स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि आपको स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करना है उनके प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आप उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करिए जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है उसके ऊपर, ताकि आप दर्शा सकें कि दैट यू आर हैप्पी विद दैट प्रोजेक्ट और स्टूडेंट्स को के इम्प्रूवमेंट को और मतलब प्रमोट कर सके। नेक्स्ट आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लाइक आप द टीचर मेंटेन्स अ वार्म एनकरेजिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब और आप स्माइल कर सकते हैं उनके अच्छा प्रोजेक्ट को देखकर। आप फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए नॉड कर सकते हैं या फिर आप सपोर्ट और एनकरेजमेंट को शो कर सकते हैं। सो वी हैव अंडरस्टूड द effective communication skills meaning in today's class. We have understood the benefits of effective communication and the various components, and also some of the examples where we can use these components. Thank you so much.